अध्याय 1। यही है हकीकत। इंद्रपुर के रात के आकाश में रोशनी चमक रही थी। सूर्या मीडिया इंद्रपुर में एक छोटी कंपनी की बत्तियां भी जल रही थीं। कर्मचारी क्षेत्र में केवल एक व्यक्ति देर रात तक काम कर रहा था। वह एक साधारण दिखने वाला युवक था जो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर गौर से देख रहा था। उसके चेहरे पर थकान की रेखाएं थीं, लेकिन उसकी आंखें असामान्य रूप से चमक रही थीं। उसका डेस्क अव्यवस्थित था, दस्तावेजों और खाली नाश्ते के पैकेटों से भरा हुआ। कुछ देर बाद युवक ने अपनी सूखी आंखें मलीं और होंठ चाटे, अपने डेस्क पर बिखरे सामान में हाथ से कुछ ढूंढने लगा। उसे कुछ नहीं मिला। वह कटुता से मुस्कुराया, अपने हाथ में एक कागज का बैग कुचलते हुए। ठप ठप ठप, कांच के दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। मैनेजर के ऑफिस से एक गंजा सिर बाहर निकला। रोहन मल्होत्रा, काम पूरा हुआ कि नहीं? कई दिन हो गए, मुझे आज चाहिए। गंजा आदमी चिल्लाया। रोहन का चेहरा थोड़ा सा स्याह पड़ गया, लेकिन अंत में उसने शांति से जवाब दिया, सर, यह अभी तैयार हो जाएगा। मैं इसे अभी आपको भेज रहा हूँ। विक्रांत देसाई। रोहन ने उस गंजे आदमी का नाम सोचा, उसकी नज़र और सख्त हो गई। ये बदमाश ने योजना बदल दी थी, जिससे क्लाइंट नाराज हो गया और बॉस गुस्से में आ गया, फिर भी उसने सारा दोष उस पर डाल दिया। उसने रोहन के मूल कॉन्सेप्ट से क्लाइंट को खुश किया। क्या पूरा बदमाश था? विक्रांत द्वारा मांगा गया ओवरटाइम का मतलब था कि रोहन ने सारा काम किया, जबकि बॉस क्लाइंट के जाने के बाद ऑफिस में चैन से सो गया। इसे अच्छे से जांच लो, फिर मुझे भेजो। फिर से कुछ छूटना नहीं चाहिए। विक्रांत ने रोहन का उदासीन जवाब देखकर ठंडी सांस छोड़ी और अपना सिर वापस खींच लिया। रोहन के हाथ में पैकेट जोर से चटक गया। उस पल में वह वाकई किसी को मारना चाहता था। लेकिन रोहन की पकड़ धीरे धीरे ढीली हो गई। उसे खाने के लिए, किराए और बिलों के लिए और नए होम लोन के लिए पैसे चाहिए थे। ये दबाव उसे दमघोंटू थे। उन कुछ वर्ग मीटर के लिए उसने खाने और कपड़ों पर कटौती की थी, अपना सारा गुस्सा खो दिया था। उसे इस तनख्वाह की जरूरत थी और उससे भी ज्यादा हाउसिंग प्रोविडेंट फंड के पैसे की। इसके लिए उसे बर्दाश्त करना था। सच्चा पुरुष बर्दाश्त करता है। एक सज्जन का बदला 10 साल तक इंतजार कर सकता है। रोहन ने मन ही मन दोहराया। बज बज, अचानक उसके फोन के वाइब्रेट करने की आवाज आई। रोहन ने फोन उठाया और स्क्रीन पर नाम देखकर उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। कॉल थी प्रिया शर्मा। प्रिया रोहन के एक दूर के रिश्तेदार द्वारा तय की गई ब्लाइंड डेट थी। वे एक बार मिले थे। वह आकर्षक थी, स्टाइलिश और अच्छे कपड़े पहनती थी। लेकिन उसकी बातचीत बहुत भौतिकवादी थी और वह और रोहन एक ही तरंग पर नहीं थे। उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह उससे दोबारा संपर्क नहीं करेगा। उसकी हैरानी में प्रिया ने उसे कॉल किया। प्रिया। हाँ, मैं हूँ, रोहन ने जवाब दिया और प्रिया हंसी। फिर उन्होंने कुछ नीरस औपचारिकताएं की। क्या अब उसे मैं पसंद हूँ? रोहन ने कटुता से मुस्कुराते हुए सोचा। वह शायद ज्यादा सोच रहा था। उसे प्रिया की आंखों में वह तिरस्कार स्पष्ट याद था जब वे आखिरी बार अलग हुए थे। क्या ऐसी लड़की एक गरीब और साधारण दिखने वाले लड़के को पसंद करेगी? कोई संभावना नहीं। सुना है तुम्हारे पास मीरा नायर के कॉन्सर्ट के 2 टिकट हैं। प्रिया ने बात को असली मकसद की ओर मोड़ा। मीरा नायर, बड़ी स्टार। रोहन को याद आया कि उसके रिश्तेदार ने उसके लिए 2 टिकट लेने की बात कही थी। मीरा नायर का एक टिकट हजारों रुपये का था और 2 टिकट लगभग 10,000 के। रोहन इस विचार को सहन नहीं कर सकता था, खासकर जब उसने प्रिया से आगे न बढ़ने का फैसला किया था। क्या तुम मुझे वो टिकट दे सकते हो? मेरा एक दोस्त भी जाना चाहता है, प्रिया ने कहा। मेरे साथ नहीं जा रही? रोहन ने रुककर जिज्ञासा से पूछा। तुम और कोई लड़की एक महिला स्टार की फैन हो? यह एक पुरुष मित्र है, प्रिया ने जोर देकर कहा, रुकते हुए, और वह टिकट खरीद सकता है, लेकिन मैं उसे आमंत्रित कर रही हूँ। वैसे रोहन, मुझे लगता है कि हम दोनों शायद एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं, लेकिन हम दोस्त तो रह सकते हैं। चूंकि हम दोस्त हैं, तुम मेरी यह मदद करोगे ना? एक पुरुष मित्र। रोहन ने पलकें झपकाईं। शायद उसका बॉयफ्रेंड। ये सब कुछ ही दिनों में। बॉयफ्रेंड? कुछ, प्रिया ने स्पष्ट रूप से बुदबुदाया। टिकट बस मुझे दे दो। रोहन ने वास्तव में हंस दिया। माफ करो, मेरे पास कोई टिकट नहीं है। दूसरी तरफ प्रिया का लहजा तीखा हो गया। तुम एक बड़े आदमी होकर 2 टिकटों पर इतने कंजूस हो। क्या वे टिकट मेरे लिए नहीं थे? मेरा बॉयफ्रेंड इंद्रपुर में बहुत अमीर है, उसके बहुत सारे कनेक्शन हैं। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं उसे तुम्हारे लिए अच्छी नौकरी ढूंढने को कह सकती हूँ। सोचने के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे अपनी नौकरी में मदद की जरूरत नहीं, रोहन ने कहा, फोन काट दिया और प्रिया को ब्लॉक कर दिया। पागल। फोन रखने के बाद रोहन बुदबुदाया। तो क्या अगर उसका बॉयफ्रेंड अमीर है? वह अमीर है, यह उसका मामला है, और तुम अमीर से शादी करना चाहती हो, ये तुम्हारा मामला है। इसका मुझसे, रोहन मल्होत्रा से क्या लेना देना? वैसे भी अमीर होना इतना बड़ा मसला है क्या? रोहन को ये सोचकर ही चिढ़ हो रही थी।
पिछले कुछ दिनों से वह पैसे की चिंता में डूबा था, यहाँ तक कि उसका मकान मालिक भी उसे चोर की तरह देखता था, जैसे वह भाग जाएगा। और अब ये बकवास। बदमाश। रोहन ने जितना सोचा उतना ही दबाव महसूस किया और वह जोर से चिल्लाया। गाली देने के बाद उसने चुपचाप तैयार किए हुए दस्तावेज विक्रांत को भेज दिए। 5 मिनट भी नहीं बीते कि विक्रांत अपने ऑफिस से बाहर निकला, जल्दी में। जब जाओ ताला लगा देना। मैं पहले जा रहा हूँ, ये दिन वाकई थकाऊ रहे हैं, विक्रांत बड़बड़ाया। रोहन ने चुपचाप सिर हिलाया, कुछ न बोला। विक्रांत अचानक मुड़ा और रोहन की हैरान नजरों के बीच उसने एक अजीब सी मुस्कान दी। तुम्हारा हाउसिंग फंड का आवेदन अभी मेरे पास है। इतने व्यस्त दिन थे कि मैं इसे एचआर को देना भूल गया। तुम्हें कुछ और दिन इंतजार करना होगा। आधा महीना पहले जमा किए गए दस्तावेज अभी भी विक्रांत के पास थे, एचआर के पास नहीं। रोहन ने विक्रांत को घूरा, उसे जल्दी में जाते देखा। हद हो गई। अब और बर्दाश्त न कर पाए, रोहन ने गर्जना की, उसकी आंखें लाल हो गईं और वह खड़ा हो गया। कॉरिडोर में विक्रांत ने चुपके से हंसी और तेजी से लिफ्ट में घुस गया। रुक जाओ, रोहन चिल्लाया, लेकिन तभी उसका फोन फिर बजा। गुस्से में उसने फोन उठाया, उसे जमीन पर पटकने को तैयार, लेकिन कॉलर का नाम देखकर रुक गया, माँ। रोहन स्थिर हो गया, उस शब्द को लंबे समय तक घूरता रहा, फिर अंत में जवाब बटन दबाया। बेटा, खाना खा लिया? उसकी माँ की परिचित आवाज ने उसके जलते गुस्से को ठंडा कर दिया। बेटा, मौसम ठंडा हो रहा है, गर्म कपड़े पहन लेना। हमेशा फिजी ड्रिंक्स मत पिया कर, वे सेहत के लिए खराब हैं। हाँ, वह लड़की जो तुम्हारी लक्ष्मी मौसी ने मिलवाई थी, उसका क्या हुआ? सुना है वह बहुत सुंदर है। बेटा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अपनी माँ की बड़बड़ाहट सुनकर रोहन को अचानक रोने का मन हुआ, एक गहरा, दर्द भरा मन। उस पल में उसे वाकई अन्याय, दिल टूटने और हकीकत व पैसे के बोझ तले चूर होने का दर्द महसूस हुआ। माँ। रोहन ने अपनी आंखें हाथ से ढक लीं, उसकी आवाज भारी थी। मैं यहाँ ठीक हूँ। पता नहीं कितना समय बीता, जब रोहन ने फोन रखा, चुपचाप अपने डेस्क पर बैठा, इंद्रपुर के हजारों घरों की रोशनी को खिड़की से देखता रहा। माँ, मैं अच्छा करूंगा, ढेर सारा पैसा कमाऊंगा, तुम्हें यहाँ लाऊंगा और तुम्हें अच्छी जिंदगी दूंगा। मैं अमीर बनूंगा। रोहन ने अपने निचले होंठ को काटा। खट खट खट, एक धीमी और स्थिर खटखटाहट ने रोहन के विचारों को भंग किया। रोहन चुपचाप उठा और दरवाजे की ओर चला। कंपनी के कांच के दरवाजे के बाहर दो लोग खड़े थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति, तेज कुर्ते में, भूरे बालों वाला, और एक खूबसूरत युवती, जो रोहन की उम्र की थी। आप किसे ढूंढ रहे हैं? रोहन ने भौहें चढ़ाकर पूछा। बुजुर्ग की आंखें चमकी, शांत और संयमित, रोहन को देखते हुए, फिर एक मुस्कान बिखेरी। हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अध्याय 2 खरब। बाहर खड़े बुजुर्ग की नजरें गहरी थीं, उनके हाथ में पकड़ी छड़ी पर बर्फ सफेद दस्ताने चढ़े थे। उनके पास खड़ी युवती की त्वचा बर्फ सी सफेद थी, उसकी लंबी और पतली टांगें काले रेशम में लिपटी थीं, जो एक कामुक आकर्षण बिखेर रही थीं। आप मुझे ढूंढ रहे थे? रोहन मल्होत्रा ने हैरानी से पूछा। उसने दरवाजे के बाहर खड़े दोनों लोगों को नहीं पहचाना, लेकिन अजीब बात थी कि बुजुर्ग उसे डरावने रूप से परिचित लग रहे थे, जिससे वह कुछ अतिरिक्त नजरें उन पर डालने को मजबूर हुआ। हाँ, हम आपको ही ढूंढ रहे थे, बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। श्री रोहन मल्होत्रा, मैं आपको नहीं जानता, रोहन ने भौहें चढ़ाईं। बुजुर्ग मुस्कुराते रहे, इस बात से जरा भी परेशान नहीं कि रोहन दरवाजे के पीछे से बोल रहा था। उन्होंने शांति से अपना परिचय दिया। मैं शिवराज मेहता हूँ, सूर्यवंश समूह के अध्यक्ष श्री सूर्यनाथ मल्होत्रा के बटलर। श्री रोहन मल्होत्रा, यदि आपको इस पर कोई संदेह है तो कृपया सत्यापन कर लें। सूर्यनाथ मल्होत्रा, सूर्यवंश समूह। रोहन ने शुरुआत में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जब उसे होश आया तो वह चौंक गया। सूर्यनाथ मल्होत्रा कौन थे? दुनिया के शीर्ष 30 सबसे धनी व्यक्तियों में से एक। सूर्यवंश समूह, वह तो एक और भी विशाल वैश्विक निगम था। उसके सामने खड़े बुजुर्ग से एक विशेष आभा निकल रही थी, गरिमा में और सुसंस्कृत, बिना गुस्सा दिखाए सम्मान की मांग करने वाली। ऐसी आभा न तो नकली हो सकती थी और न ही नकल की जा सकती थी। रोहन के दिमाग में एक विचार कौंधा, जिसने तुरंत अपना फोन निकाला और खोजबीन शुरू कर दी। बुजुर्ग उसे मुस्कुराते हुए देख रहे थे। रोहन ने ऑनलाइन तस्वीरें ढूंढी, उन्हें अधिकतम जूम किया और सामने खड़े बुजुर्ग से उनकी तुलना की। आंखों के कोनों की झुर्रियों तक वे बिल्कुल एक समान थे, सूर्यनाथ मल्होत्रा के निजी बटलर। यहाँ उसके दरवाजे के ठीक बाहर इतनी महत्वपूर्ण शख्सियत खड़ी थी और रोहन को लगा जैसे वह सपना देख रहा हो। उसने जल्दी से दरवाजा खोला, उन्हें इंतजार करवाना असभ्यता होती। कृपया अंदर आएं, श्री शिवराज, रोहन ने कहा, हैरान, लेकिन उसके चेहरे पर न तो घबराहट थी और न ही चापलूसी। वह बस थोड़ा हैरान था, ऐसा बड़ा उद्योगपति और इतना तुच्छ व्यक्ति उसे क्यों ढूंढ रहा था। जरूरत नहीं, हम यहीं बात कर सकते हैं। ठीक है, शिवराज ने सिर हिलाया, रोहन के व्यवहार की थोड़ी सराहना करते हुए। रोहन ने जोर नहीं दिया और एक छोटे की तरह सम्मानपूर्वक हाथ नीचे करके खड़ा रहा।
हम यहाँ आपके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करने आए हैं। शिवराज की मुस्कान फीकी पड़ गई और उनका चेहरा अधिक गंभीर हो गया। शायद मुझे आपको श्री रोहन मल्होत्रा कहना चाहिए, क्योंकि शिवराज ने अपनी पीठ सीधी की और अपनी छड़ी ठकठकाई। श्री सूर्यनाथ मल्होत्रा आपके बड़े ताऊजी हैं। ये कहते हुए शिवराज के पास खड़ी युवती की आंखों में हैरानी की एक चमक कौंधी। रोहन स्तब्ध रह गया। ये बयान बिजली की तरह था। सूर्यनाथ मल्होत्रा, उसके बड़े ताऊजी। उसके दादाजी की जल्दी मृत्यु हो गई थी और उसने कभी अपनी दादी या पिता से इसका जिक्र नहीं सुना था। क्या कोई गलती हो सकती थी? रोहन की आंखों में संदेह की एक झलक दिखी। निश्चिंत रहें, हम गलतियां नहीं करते। रोहन की हैरानी देखकर शिवराज ने आत्मविश्वास से कहा, कृपया हमारी क्षमता को कम न आंकें। वाकई, अगर सूर्यवंश समूह ऐसा गलत कर सकता था, तो वह दुनिया के व्यापारिक शिखर पर कैसे खड़ा होता? क्या मैं वाकई एक विश्व स्तरीय निगम के प्रमुख का पोता हूं? रोहन का दिल धड़कने लगा। वर्तमान में श्री सूर्यनाथ मल्होत्रा की तबीयत ठीक नहीं है और उनकी इच्छा के अनुसार आपको सूर्यवंश समूह के उत्तराधिकारी के रूप में विचार किया जाएगा और एक मूल्यांकन से गुजरना होगा। शिवराज ने हर शब्द स्पष्ट रूप से कहा। रोहन पिछले झटके से उबरा भी नहीं था कि वह फिर से पूरी तरह स्तब्ध हो गया। वह सूर्यवंश का उत्तराधिकारी बनने वाला था। रोहन ने अवचेतन रूप से महसूस किया कि उसे कुछ कहना चाहिए, लेकिन क्या? सूर्यवंश के पास कितना पैसा है? जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, रोहन को खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई। वाकई, गरीबी इंसान को डरा सकती है। इस पर शिवराज बस मुस्कुराए। पिछले साल की वित्तीय रिपोर्ट्स के अनुसार सूर्यवंश समूह का मूल्यांकन लगभग 2 खरब रुपये है। 2 खरब? रोहन वाकई डर गया। यदि आप सूर्यवंश समूह का उत्तराधिकार चाहते हैं, तो आपको एक चुनौती पूरी करनी होगी, शिवराज ने याद दिलाया। श्री सूर्यनाथ मल्होत्रा के अनुरोध के अनुसार आपको कंपनी के निचले स्तर से शुरुआत करनी होगी और 10 साल के भीतर 10 अलग अलग पदों का अनुभव करना होगा। 10 साल बाद, चाहे आप कहीं भी हों, मूल्यांकन समाप्त हो जाएगा। 10 साल की चुनौती एक विश्व स्तरीय निगम का अध्यक्ष बनने के लिए। रोहन ने अविश्वसनीय ढंग से शिवराज को देखा, ये सोचते हुए कि यह सबसे विचित्र परिकथा से भी अधिक काल्पनिक था। शिवराज ने अपना हाथ बढ़ाया और उनके पास खड़ी खूबसूरत युवती ने तुरंत उन्हें कुछ सौंपा, एक चमकदार चमक वाला चमक बक्स। इसे श्री सूर्यनाथ ने मुझे आपके लिए सौंपने को कहा था। इसमें समूह की पहचान पत्र के लिए वैश्विक पास, एक विश्व बैंक गोल्ड कार्ड और बाकी के बारे में मुझे नहीं पता। बस इतना ही है। शिवराज ने वह बक्स रोहन को सौंप दिया, फिर अपनी छड़ी रोकते हुए, आपको शुभकामनाएं, मेरे भविष्य के अध्यक्ष। रोहन ने उस बक्से को भौचक्के में पकड़ा, जबकि शिवराज ने उसे गहरी नजर से देखा और फिर जाने लगे। युवती ने रोहन पर 2 सेकंड तक नजर टिकाई, फिर उनके पीछे चल दी। रोहन बस वहीं भौचक्का खड़ा रहा, उन्हें जाते देखता रहा और उसे होश में आने में काफी समय लगा। वह, एक संघर्षशील कर्मचारी जिसने पैसे की वजह से बार बार अपमान सहा था, अचानक एक विश्व स्तरीय निगम का उत्तराधिकारी बनने वाला था। मैं जरूर सपना देख रहा हूँ। रोहन के पैर डगमगाए, उसे नहीं पता कि वह अपनी वर्क स्टेशन तक कैसे पहुंचा। लंबे समय तक रुकने के बाद उसने बक्सा खोला। बैंक गोल्ड कार्ड और पहचान पत्र ऊपर थे, बारीकी से बनाए गए। इसके अलावा बक्से में कुछ और भी था, एक मुट्ठी के आकार का चमकदार घन। उस वस्तु का शिवराज ने जिक्र नहीं किया था। जिज्ञासावश रोहन ने हाथ बढ़ाया, तभी अचानक उस घन से लाल प्रकाश की एक किरण फूटी, जो स्कैनर की तरह उसकी हथेली पर चली। वह वस्तु परत दर परत खुली, कमल की तरह खिलती हुई। रोहन ने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया, एक चकाचौंध करने वाली रोशनी से अंधा हो गया और अचानक उसे अपने माथे पर एक झटका महसूस हुआ, फिर उसकी खोपड़ी पर एक सिहरन फैल गई। रोहन चौंक गया। पहले उसे नींद सी आई और फिर एक ऐसी स्पष्टता उसके दिमाग में भरी, जैसी उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। उसने हैरानी से चारों ओर देखा, हर चीज में एक अभूतपूर्व तीक्ष्णता देखी। नैनोचिप प्रत्यारोपण सफल। अचानक एक चांदी की घंटी जैसी नाजुक आवाज रोहन के दिमाग में गूंजी। वहां कोई था। रोहन डर से उछल पड़ा, चारों ओर घूमकर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। आवाज जारी रही, पहचान जानकारी, रोहन मल्होत्रा, कार्यस्थल स्तर, कर्मचारी, सक्रिय निधि, ठीक 1 लाख रुपये। अनुमति स्तर 1, सहायता सुविधा सक्रिय खोज इंजन। रोहन घबराया हुआ इधर उधर खोजने लगा, अंततः पुष्टि करते हुए कि आवाज उसके सिर के अंदर थी। नमस्ते, मैं रक्तकमल हूँ, सूर्यवंश समूह के जैविक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नंबर 0 द्वारा विकसित एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली। अगला, मैं श्री सूर्यनाथ मल्होत्रा का एक निजी ऑडियो संदेश प्रसारित करूंगी। नैनोचिप, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। रोहन ने एक आईना पकड़ा और मुश्किल से अपने माथे पर एक छोटा सा छेद देख पाया। रोहन मल्होत्रा। इससे पहले कि रोहन और सोच पाता, एक बूढ़ी और कमजोर आवाज बोलने लगी, कमजोर लेकिन स्नेह और दयालुता से भरी। रोहन चौंक गया। वह आवाज उसके दादाजी की तरह लग रही थी। मैं सूर्यनाथ मल्होत्रा हूँ, तुम्हारे बड़े ताऊजी।
हालांकि हम कभी नहीं मिले, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है और मुझे विश्वास है कि तुम्हें भी मेरे बारे में कुछ जानकारी होगी। मेरा जीवन अब अंत की ओर है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी संपत्ति का उत्तराधिकार करो। मैं तुम्हें 10 साल का समय दे रहा हूं इस कार्य को पूरा करने के लिए, निचले स्तर से अध्यक्ष तक पहुंचने और एक ऐसी जिंदगी का अनुभव करने के लिए जैसी पहले कभी नहीं हुई। रक्तकमल एक ऐसी चीज है जिसके बारे में शिवराज को भी नहीं पता। यह मेरी तुम्हारे लिए अंतिम सहायता है। हाँ, वैसे मैंने 2 बच्चों को भी गोद लिया है जो तुम्हारी उम्र के हैं। मुझे विश्वास है कि तुम जल्द ही उनसे मिलोगे। कड़ी मेहनत करो मेरे बच्चे। आवाज अचानक रुक गई और रोहन चुपचाप खड़ा रहा। ये सब वास्तविक था। एक नई जिंदगी उसे पुकार रही थी, जैसे एक विशाल पर्वत जो बादलों तक पहुंचता हो उसकी चढ़ाई की प्रतीक्षा में। रोहन धीरे धीरे खिड़की की ओर चला, नीचे शहर को देखते हुए। शहर उसके पैरों में था, लाखों रोशनी रत्नों की तरह चमक रही थी, इकट्ठा होने की प्रतीक्षा में। मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूँ। रोहन ने अचानक अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, वे 2 खरब मैं हासिल करूंगा। अध्याय 3, असमान रास्ते। रक्तकमल। कुछ देर बाद रोहन मल्होत्रा आखिरकार अपने उत्साही उत्तेजना से शांत हुआ और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ संवाद करने की कोशिश की। कृत्रिम बुद्धिमत्ता कुछ ऐसा था जो रोहन ने पहले केवल फिल्मों में देखा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इसे वास्तविक जीवन में अनुभव करेगा, खासकर ये तथ्य कि वह केवल सोचकर ही संवाद कर सकता था, ये वाकई शानदार था। इसके अलावा ऐसा लगता था कि जैसे जैसे वह आगे बढ़ेगा, यह एआई ही उसका एकमात्र बाहरी सहारा होगा, इसलिए उसे इसके बारे में और जानना होगा। ये सोचकर कि ये 2 खरब रुपये से संबंधित है, रोहन विशेष रूप से उत्साहित था। मालिक, आपके क्या आदेश हैं? चांदी जैसी आवाज फिर गूंजी, सुनने में सुखद लेकिन थोड़ी कम भावनाओं के साथ। हालांकि रोहन को इसकी परवाह नहीं थी। तुमने पहले जो चीजें बताईं, मैं सब समझ गया, लेकिन तुमने जिस आखिरी सहायक की बात की, वह क्या है? खोज इंजन। ये वह सहायता मॉड्यूल है जिसका उपयोग आप कर्मचारी स्तर के रूप में कर सकते हैं। मैं आपके लिए आवश्यक किसी भी जानकारी के लिए पूरे नेटवर्क में खोज कर सकती हूं और सबसे सटीक डेटा को आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में स्थानांतरित कर सकती हूं, जिससे आपके उपयोग के लिए अल्पकालिक स्मृतियां बनती हैं। ओह, रोहन की आंखें चमक उठीं। क्या यह मुझे एक मानव कंप्यूटर नहीं बनाता? तुम्हें 10 करियर स्तरों से गुजरना होगा, कर्मचारी, मैनेजर, सहायक, समूह अध्यक्ष तक। मैं तुम्हारे कार्यों का मूल्यांकन करूंगी और एक बार जब तुम्हारा स्कोर एक निश्चित मूल्य तक पहुंच जाएगा, तुम्हारा स्तर बढ़ जाएगा। प्रत्येक अपग्रेड विभिन्न निधियों और सहायता को अनलॉक करता है, रक्तकमल ने जारी रखा। तो खोज सुविधा के अलावा अन्य सहायता सुविधाएं भी हैं। अन्य सहायता सुविधाएं क्या हैं? रोहन ने पूछा। क्षमा करें, आपका प्राधिकार स्तर उस प्रश्न के लिए अपर्याप्त है, रक्तकमल ने सपाट रूप से उसे मना कर दिया। रोहन ने असहजता से अपनी नाक रगड़ी। वाकई, यह एक ऐसी एआई थी जिसमें मानवीय भावनाओं का कोई एहसास नहीं था। हालांकि वह अचानक खोज सुविधा के बारे में उत्सुक हो गया, सोचने लगा कि क्या यह उतनी शक्तिशाली है जितना वह सोच रहा था। रक्तकमल, डेटा रिट्रीवल। रोहन ने अचानक इसे आजमाने का फैसला किया। परमाणु बम कैसे बनाया जाता है? समझा, रक्तकमल की स्पष्ट आवाज ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। एक पल में रोहन हैरान रह गया जब हजारों सूत्र और मॉडल उसके दिमाग में उमड़ पड़े। तत्व निष्कर्षण से लेकर हथियार ग्रेड असेंबली तक ज्ञान का सैलाब उमड़ा और अनगिनत ग्राफ और समीकरण उसकी आंखों के सामने उड़ने लगे। बस बस रुको रुको, रोहन चिल्लाए बिना नहीं रह सका। ये भी काम करता है। हालांकि उसे पता था कि यह ज्ञान बम बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था, फिर भी यह अविश्वसनीय था। रोहन का दिल उत्तेजना और हैरानी से धड़क रहा था। यह अल्पकालिक स्मृति 10 मिनट में गायब हो जाएगी। क्या आप इसे दीर्घकालिक रूप से सहेजना चाहते हैं? रक्तकमल ने पूछा। नहीं चाहिए, रोहन ने जल्दी से चिल्लाया। मजाक, वह ऐसी जानकारी क्यों रखेगा? फिर भी ये सहायता सुविधा वाकई रोचक थी। रोहन ने अपने थोड़े भारी सिर को हिलाया, उसके होठों पर एक उत्साहित मुस्कान बन गई। इसके बाद उसने विभिन्न सवाल आजमाए, खगोल विज्ञान, भूगोल, प्राचीन और आधुनिक, देशी और विदेशी। उसे हर चीज का विस्तृत जवाब मिला। जब तक वह उत्साह से भरा नहीं था, तब तक रोहन रुका नहीं। तब जाकर उसने डेस्क पर 2 कार्ड्स देखे, एक पहचान पत्र और एक बैंक गोल्ड कार्ड। रोहन का ध्यान बैंक गोल्ड कार्ड पर ज्यादा था। उसने रक्तकमल से पूछा था और उसमें पूरे 1 लाख रुपये थे, जो वह अपनी मर्जी से खर्च कर सकता था। जैसे चाहे खर्च करो। 1 लाख, सिर्फ कर्मचारी स्तर के लिए। रोहन के हाथ कांपने लगे। अगर वह मैनेजर, सहायक तक पहुंच गया तो कितना पैसा होगा? नहीं, उसका लक्ष्य था अध्यक्ष, 2 खरब सब उसका। रोहन की नजर उत्साह से जल उठी। घर, उसने उत्साह में अपनी बांह उठाकर पुकारा। आधे घंटे बाद रोहन बस से उतरा। वह अभी भी अपने किराए के घर से एक स्टॉप दूर था। वह एक परिचित छोटे ढाबे में घुसा, खिड़की के पास की सीट चुनी, गरम नूडल्स का एक बड़ा कटोरा मंगवाया और बड़े चाव से खाने लगा।
शुरुआत में 1 लाख रुपये के आवेग में रोहन ने सोचा कि बचत क्यों करनी, खर्च कर दो। हालांकि शांत होने पर उसने इस विचार को खारिज कर दिया। वह वाकई गरीबी से डरता था और सतर्क हो गया था, बेकार खर्च नहीं करना चाहता था। आखिरकार जो वास्तव में धनी होते हैं वे बेतरतीब खर्च नहीं करते। एक बड़े निगम का नेतृत्व करने के लिए उसे बड़े उद्योगपतियों के स्तर से मेल खाना होगा। आखिरकार उसका लक्ष्य 2 खरब था। रोहन बड़े चाव से खा रहा था जब अचानक ढाबे के बाहर एक कार रुकी और लगातार हॉर्न बजाने लगी। रोहन ने सिर उठाया और BMW X6 की खिड़की नीचे सरकी, जिसमें एक उत्तेजक कपड़े पहने महिला दिखी जिसने अपने चश्मे उतारे। रोहन उसके चेहरे को देखकर चौंक गया और महिला ने रोहन को देखकर भी हैरानी जताई। प्रिया शर्मा, वह यहाँ क्या कर रही है? अर्जुन राठौर ने देखा कि प्रिया के पास एक आकर्षक पुरुष बैठा था, उसकी उम्र के आसपास, उसका हाथ प्रिया की जांघ पर टिका था। ओह, 2 ब्लॉक दूर है बार स्ट्रीट। रोहन को अचानक याद आया, वह जगह रात की जिंदगी का स्वर्ग थी। जब प्रिया ने रोहन को देखा, वह भी एक पल के लिए चौंकी, लेकिन जल्द ही उसके होठों पर हल्की सी ठंडी मुस्कान खेलने लगी। ये स्पष्ट तिरस्कार की नज़र थी। शायद टिकट मांगने की हाल की नाराजगी के कारण प्रिया ने अपनी भावनाओं को छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। क्या इत्तेफाक है, रोहन मल्होत्रा, प्रिया ने कहा, अपना नाजुक हाथ बढ़ाकर। बदबू से बचने के लिए घृणा से हवा में लहराया, क्या तुम रात में यही खाते हो? रोहन ने उसे शांत नजरों से देखा, जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। अरे, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, आगे का रास्ता खुला है? प्रिया ने पूछा। आसपास का इलाका निर्माणाधीन था और केवल नेविगेशन पर भरोसा करना काम नहीं करता था। खुला है, जाओ, रास्ता मत रोको और मेरा धंधा मत बिगाड़ो। रोहन के बोलने से पहले ढाबे का मालिक चिल्लाया, प्रिया के व्यवहार से स्पष्ट रूप से नाराज, जैसे कि उसके नूडल्स की गंध घृणित हो। हम्फ। प्रिया ने तिरस्कार भरी हंसी हंसी और अपने पास बैठे पुरुष की ओर मधुरता से मुड़ी, डार्लिंग, चलो जल्दी निकलें। यहाँ की गंध बहुत तेज है, हमारे कपड़े बदबू मारेंगे और यह बस घिनौना है। वह पुरुष हंसा, प्रिया को सहलाया, खिड़की ऊपर चढ़ाई और कार तेजी से निकल गई। रोहन कुछ कहना चाहता था लेकिन फिर रुक गया। आगे, ऐसा लगता था, रास्ता पूरी तरह खुला नहीं था। थू, छोटी सी छोकरी। ढाबे के मालिक ने तिरस्कार से थूका, ठंडेपन से हंसते हुए, उम्मीद है तुम आगे जाकर फंस जाओ। फिर वह रोहन की ओर मुड़ा और पूछा, तुम उस औरत को जानते हो? वह दोस्त नहीं है। रोहन ने जल्दी से सिर हिलाया और अपने नूडल्स में मुंह डालकर चटकारे लेने लगा। खाना खत्म करने के बाद रोहन धीरे धीरे टहलता हुआ वापस चला। 2 चौराहों के बाद ऐसा लगा जैसे आगे स्ट्रीट लैंप के नीचे भीड़ इकट्ठी हो गई थी और बीच बीच में चीखें सुनाई दे रही थीं, जिनमें से एक बहुत परिचित थी। फिर से प्रिया शर्मा। जब रोहन ने आवाज पहचानी तो उसे विडंबना और हल्की हंसी दोनों महसूस हुई। ऐसा लगता था कि वह आज इस औरत से बच नहीं सकता। भीड़ में BMW खड़ी थी, उसके पास एक साइकिल गिरी हुई थी और प्रिया अकेली एक बुजुर्ग महिला पर चिल्ला रही थी, जो सफाई कर्मचारी के कपड़ों में थी। रोहन पास आया और स्पष्ट सुन पाया, क्या तुम अंधी हो या क्या? इतनी बड़ी कार नहीं देखी? BMW, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसका मुआवजा दे सकती हो? बुजुर्ग सफाई कर्मचारी दब्बू थी, लगातार गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन प्रिया उसे बेरहमी से डांटती रही, बिना रुके। वह 10 मिनट से ज्यादा समय से डांट रही है, इस लड़की का मुंह वाकई कुछ और है। एक दर्शक ने बुदबुदाया, ये बूढ़ी औरत वाकई बेचारी है, ये बहुत महंगा पड़ेगा। रोहन ने हल्के से भौहें चढ़ाईं, वह बखूबी जानता था कि बिना पैसे के संघर्ष क्या होता है, खासकर छोटे लोगों की मुश्किलें। ये स्पष्ट था कि सफाई कर्मचारी एक ईमानदार व्यक्ति थी और संपन्न नहीं थी। टूटी साइकिल के अलावा उसका बिखरा हुआ लंच बॉक्स जमीन पर पड़ा था। नमकीन सब्जियां और सफेद चावल, शायद उसका रात का खाना। रोहन की भौहें और सिकुड़ गईं, उसकी आंखें ठंडी हो गईं। प्रिया गालियां दे रही थी जब अचानक उसकी नज़र रोहन पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठी। उसने सफाई कर्मचारी पर चिल्लाया, तू बूढ़ी, बहस करने की कोशिश कर रही है ना? मेरे पास गवाह है। रोहन मल्होत्रा, आओ और मेरे लिए गवाही दो। प्रिया ने ठंडी मुस्कान दी और बूढ़ी औरत पर तिरस्कार भरी नजर डाली, आज इसे एक बार में निपटा देते हैं। रोहन ने प्रिया की उत्सुकता देखी, उसकी भौहें सिकुड़ी, फिर अचानक वह मुस्कुराया। तुम चाहती हो कि मैं गवाही दूं? ठीक है, आज मैं सिर्फ एक बार गवाह बनूंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि छोटे लोगों से पंगा नहीं लिया जाता। रोहन आगे बढ़ा, तुम क्या कर रहे हो? ये हद से ज्यादा जुल्म है। अचानक भीड़ से एक गुस्से भरी चीख आई और एक आकर्षक आकृति बाहर निकली। ऐसी सुंदरता, रोहन की आंखें चमक उठीं। तुम्हें उसके लिए गवाही देने का क्या हक है? तुम उसे फंसा रहे हो। वह सुंदरी, जो अन्याय सहन नहीं कर सकी, चिल्लाई, उसकी खूबसूरत आंखें रोहन पर गुस्से से टिकी थीं। अध्याय 4, मैं गवाही देता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। किसी को सफाई कर्मचारी के लिए खड़ा देखकर प्रिया शर्मा ने तुरंत अपने शरीर को सीधा किया और चिल्लाने लगी।
रोहन मल्होत्रा ने भी उस सुंदरी को आंका जो आगे बढ़ी। उसके पास एक लंबी और सुंदर आकृति थी जो प्रिया शर्मा की तरह लंबी और पतली नहीं थी, लेकिन उसने गर्मी की भावना को उजागर किया, जहां थोड़ा मांसल होना बोझिल प्रतीत होगा और बहुत पतला होना कमजोर दिखाई देगा। बिल्कुल सही। रोहन के दिमाग में एक शब्द आया। ये सुंदरी वास्तव में अति सुंदर और आंख को भाती थी, जिसमें ताज़ा जोश का संकेत था। जितना अधिक आपने देखा, वह उतनी ही मनोरम हो गई। मैं थोड़ी देर से देख रही थी। ये व्यक्ति सिर्फ दूसरी तरफ से आया था। वह इसे नहीं देख सकता था, इसलिए वह आपके लिए गवाही क्यों देगा? सुंदरी प्रिया की टकटकी से मिली, जिद्दी। आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है। मैं अभी तुम्हारे लिए पुलिस बुलाती हूँ। सुंदरी ने बुजुर्ग महिला को आश्वस्त किया। नहीं, पुलिस को मत बुलाओ। अप्रत्याशित रूप से बूढ़ी औरत ने डरकर उसे रोक दिया। कुमारी, मुझे पता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप जानती हैं कि यह नौकरी ढूंढना कितना मुश्किल है। मैं अभी भी परिवीक्षा पर हूँ, मैं उच्चाधिकारियों को पता नहीं चलने दे सकती। मैं नुकसान के लिए भुगतान करूंगी। मुझे उम्मीद है कि दयालु दिल बहुत ज्यादा नहीं मांगेगा। बूढ़ी औरत ने प्रिया की ओर देखते हुए विनती की। कम भुगतान करें। प्रिया मुस्कुराई, धीरे से कार के पिछले हिस्से को टैप करते हुए। क्या आप जानती हैं कि इस कार की कीमत कितनी है? जब तक आप 1 लाख रुपये का भुगतान नहीं करती, आपको छोड़ने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। 1 लाख। बुजुर्ग महिला स्पष्ट रूप से कांप उठी। हाय राम, ये बहुत है। ज्यादा नहीं, देखो कि यह किस तरह की कार है, यह उस कीमत के लायक होना चाहिए। क्या आप वास्तव में इतने पैसे के साथ आ सकती हैं, बूढ़ी? कैसा पाप है। आसपास के लोग मदद नहीं कर सके, लेकिन इशारा करते और चर्चा करते थे, अनजाने में बुजुर्ग महिला की जिम्मेदारी को मजबूत करते थे। अन्याय से निराश सुंदरी ने एक पेचीदा अभिव्यक्ति दिखाई, जिससे रोहन ने अपनी जीभ क्लिक की और एक और नजर डाली। सुंदरी ने रोहन की निगाह पकड़ी और तुरंत उसे एक भयंकर नजर से गोली मार दी। क्या कोई बुजुर्ग महिला की गवाही देने के लिए जल्दी आ गया था? सुंदरी ने अचानक आवाज उठाई। पहले से बकबक करने वाली भीड़ तुरंत शांत हो गई। कोई भी खुद पर मुसीबत नहीं लाना चाहता था। क्या आपका कोई गवाह नहीं है? मेरे पास एक है। प्रिया ने रोहन को अपनी आंखों से इशारा करते हुए विजयी स्वर में कहा। आपकी हिम्मत। रोहन ने एक कदम आगे बढ़ाया और सुंदरी चिंतित हो गई, उसे भयंकर रूप से घूरते हुए। अंतरात्मा का आदमी होने के लिए आप ऐसा नहीं हो सकते, इसलिए इतनी बेशर्म। ये स्पष्ट था कि यह सुंदरी सुसंस्कृत थी, क्योंकि वह एक अभिशाप के साथ बाहर निकलने के बिना लंबे समय तक वापस आयोजित करती थी। अरे, तुम कौन हो? क्या वह आपकी दादी या आपकी माँ है जिसे आपको टांग अड़ाने की जरूरत है? प्रिया ने अपने कूल्हे पर हाथ रखा। रोहन मल्होत्रा, उसे अनदेखा करो। बोलो। अरे, सब लोग सुनो, इस व्यक्ति ने सब कुछ देखा, जो कहा गया है वह सच है। स्विश, सभी की निगाहें रोहन के चेहरे पर उतरीं। सबकी निगाहों के सामने रोहन ने एक शांत चेहरा बनाए रखा। 1 लाख रुपये, ये पर्याप्त नहीं है। बुजुर्ग महिला का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, उसके पैर कमजोर हो गए, और रोहन ने उसके कंधे पर हाथ दबाने का अवसर लिया, और वह तुरंत बैठ गई। सुंदरी की आंखें चौड़ी हो गईं। जैसे ही वह बोलने वाली थी, रोहन की अभिव्यक्ति अचानक नाटकीय रूप से बदल गई, और वह चिल्लाया। चाची, आप ठीक हैं? क्या हुआ? क्या आप कार से टकरा गई थीं? रोहन की आवाज इतनी चिंतित थी कि ऐसा लग रहा था कि वह बदल गया है। आसपास की बात करने वाले अचानक चुप हो गए। सुंदरी दंग रह गई, और प्रिया भी अवाक रह गई। क्या चल रहा है? उसने क्या कहा? चाची, चाची, मैंने आपको पहले नहीं पहचाना, आप कैसे हैं? क्या आप अभी भी खड़ी रह सकती हैं? क्या हमें अस्पताल जाना चाहिए? रोहन चिल्लाया, बुजुर्ग महिला को बोलने का मौका नहीं दिया। एक पल के लिए सभी ने असमंजस में एक दूसरे को देखा। बुजुर्ग महिला ने भी रोहन को अचंभित देखा, ये समझने में असमर्थ थी कि यह रिश्तेदार अचानक कहां से आ गया। ये खुरचन, वास्तव में क्या हुआ? क्या एक व्यक्ति ने कार को टक्कर मारी या कार ने किसी व्यक्ति को मारा? ये कैसे हुआ कि कार मालिक द्वारा बुलाया गया गवाह बुजुर्ग महिला का रिश्तेदार निकला? दर्शकों को अचानक अधिक दिलचस्पी हो गई और उन्होंने उत्साह से चर्चा शुरू कर दी। प्रिया शर्मा, प्रिया शर्मा, हम परिचित हैं, लेकिन मैं नाराज हूं कि मैं आपके लिए गवाही देना चाहता था, और यह पता चला कि आपकी कार ने मेरी चाची को स्क्रैप किया। इस मामले के लिए 1 लाख, ये पर्याप्त नहीं है। रोहन ने प्रिया को नाराजगी के साथ देखा। रोहन मल्होत्रा, क्या तुम पागल हो? प्रिया में अविश्वास का भाव था। मैं एक गवाह हूं, सभी ने इसे देखा, उसने खुद कहा, जो मैं कहता हूं वह सच है। रोहन आसपास की भीड़ पर चिल्लाया। चाची, मुझे वास्तव में खेद है कि मैंने लगभग अपना विवेक खो दिया और मूर्ख था। हम पूरी जांच के लिए अब अस्पताल जाएंगे। तब रोहन लगभग आंसू में था। एक तरफ खड़ी सुंदरी में एक अजीब अभिव्यक्ति थी। बुजुर्ग महिला पहले भी अपने पैरों पर खड़ी थी, अब वह उठ कैसे नहीं पाई, और यह व्यक्ति। क्या यह एक घोटाला हो सकता है? क्या यह महिला वास्तव में पीड़ित हो सकती है? सुंदरी ने प्रिया पर एक जिज्ञासु नजर डाली, जिसका चेहरा रंग बदल गया था। हाय, तो यह क्या हो रहा है?
अचानक शांत भीड़ फिर से जीवंत हो गई। ये ड्राइवर आज इतने गैर जिम्मेदार हैं, लापरवाही से गाड़ी चला रहे हैं। चलो अस्पताल चलते हैं, कम से कम चेकअप तो करवा लेते हैं। जनता की राय अचानक बदल गई। बकवास, ये बूढ़ी औरत है जिसने हमारी कार को स्क्रैप किया है, प्रिया चिल्लाई। उसे बूढ़ी औरत कहने से तुरंत हंगामा मच गया। लोगों ने स्वाभाविक रूप से कमजोरों के साथ सहानुभूति व्यक्त की और प्रिया के शब्दों ने भीड़ को नाराज कर दिया। अरे तुम जवान हो, क्या तुम कुछ सम्मान दिखा सकती हो? क्या तुम्हारे घर में बुजुर्ग नहीं हैं? हाँ हाँ, तुम हमेशा के लिए युवा नहीं रहोगी। इतनी कम गुणवत्ता स्पष्ट रूप से अभी किसी को निकालने की कोशिश कर रही है। भीड़ ने इशारा किया और बात की, कुछ मदद नहीं कर सके लेकिन गाली दे रहे थे। रोहन का मुंह एक मुस्कान के संकेत के साथ थोड़ा ऊपर हो गया। बुरे लोगों के साथ स्वाभाविक रूप से अन्य बुरे लोगों द्वारा निपटा जाएगा। यदि कोई अन्य बुरा व्यक्ति नहीं है तो मैं वह बुरा व्यक्ति बनूंगा। रोहन मल्होत्रा, तुम मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करते हो? प्रिया अचानक चिल्लाई, अपने दांतों और पंजों को रोकते हुए रोहन की ओर बढ़ी। बस अचानक एक जोर की चीख सुनाई दी। प्रिया जम गई, उसका पैर रुक गया। BMW का दरवाजा खुला और एक लंबा सुंदर युवक कार से बाहर निकल गया। कमल वर्मा। प्रिया ने रोहन और सुंदरी की ओर इशारा करते हुए शिकायत में अपना पैर ठोकर खाए, उन्होंने मुझे धमकाया। कमल ने रोहन पर एक ठंडी नजर डाली, लेकिन जब उसने सुंदरी को देखा तो उसकी आंखें काफी चमक उठीं। मैं इसे संभाल लूंगा। कमल ने रोहन को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ा और पहले सुंदरी पर मुस्कुराया। नमस्ते, मैं कमल वर्मा हूं। तुम्हारा नाम क्या है, सुंदरी? सुंदरी अचंभित रह गई, बोलने वाली थी लेकिन रोहन ने पहले उसके सामने कदम रखा। आपकी कार ने मेरी चाची को नीचे गिरा दिया, देखते हैं इसे कैसे निपटें, रोहन ने गुस्से में कहा। कमल ने लापरवाही से जमीन पर बैठी सफाई कर्मचारी की ओर देखा और फिर रोहन की ओर देखा। उसने मेरी कार को टक्कर मार दी, आप इसके बारे में क्या करना चाहते हैं? कमल का आचरण अभिमानी था, उसके शब्द अभिमानी थे, उसकी टकटकी स्पष्ट रूप से एक बर्खास्तगी स्वर ले रही थी। सुंदरी यहाँ है, मैं तुम्हारे जैसे किसी के साथ शब्दों को बर्बाद नहीं करूंगा। पैसा, अपनी कीमत बताओ। पुलिस को बुलाओ, मेरे पास लोग हैं। कमल झुक गया, अपनी आवाज कम कर दी और रोहन से कहा, गरीब आदमी, चतुर बनो, मैं तुम्हें खो जाने के लिए कुछ 100 रुपये दूंगा। रोहन ने कमल की अवमानना देखी और उसका गुस्सा तीव्रता से जल उठा। गरीब होने का मतलब है कि आपको धमकाया जाना चाहिए। मेरे पास अभी भी 2 खरब हैं, मैं एक CEO हूं। रोहन की आंखें ठंडी हो गईं। रक्तकमल, मेरे लिए सभी लागू यातायात नियम खींचो। रोहन का मूल इरादा सरल था, सफाई कर्मचारियों को जबरन वसूली से रोकना और ईमानदार लोगों को धमकाने की अनुमति नहीं देना। लेकिन अब उसने अपना मन बदल दिया। वह उनसे जबरन वसूली करने जा रहा था। अध्याय 5, तुम्हें सबक सिखाऊंगा। रोहन मल्होत्रा का दिन भर का गुस्सा अब पूरी तरह भड़क उठा था। उसे इस कमल वर्मा को सबक सिखाना होगा, उसे यह बताना होगा कि सिर्फ धनी होने के कारण कोई बेरोकटोक मनमानी नहीं कर सकता। कानून और व्यवस्था का सम्मान होना चाहिए। जानकारी प्राप्ति पूर्ण। रक्तकमल की आवाज स्पष्ट और मधुर थी और तुरंत ही ढेर सारी जानकारी रोहन के दिमाग में प्रवेश कर गई। कमल वर्मा ने जो यातायात नियम तोड़े थे, साथ ही समान दंड के मामले, रोहन के लिए बिल्कुल स्पष्ट हो गए। कमल वर्मा जैसे लोग शायद पैसे की ज्यादा परवाह नहीं करते, लेकिन उन्हें अपनी इज्जत की बहुत फिक्र होती है। रोहन ने सोचा, तो आज मैं तुम्हें अपनी गलतियां स्वीकार करने और सुधार करने पर मजबूर करूंगा, वरना तुम अपनी सारी इज्जत खो दोगे। तुम्हारा नाम कमल वर्मा है ना? एक और अमीर नवाबजादा, जिसका परिवार कोई बड़ा निगम चलाता है। वह किस उद्योग में है? रोहन ने मुस्कुराते हुए पूछा, अपना फोन निकालते हुए। कमल ने उसका जवाब देने की भी जहमत नहीं उठाई। तुम अमीर लोग हमेशा इतने व्यस्त, शायद तुम्हें यातायात नियमों की अच्छी समझ नहीं है। कोई बात नहीं, मैं समझता हूं, मैं तुम्हें बताता हूं। तुमने इंद्रपुर सड़क यातायात दुर्घटना दायित्व मानकों के अनुच्छेद 21, 25 और 36 का उल्लंघन किया है। अनुच्छेद 21, पैदल यात्री मार्ग से गुजरने वाली गाड़ियां बिना रास्ता दिए और पैदल यात्रियों के मार्ग के अधिकार को गंभीर रूप से बाधित करना। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 36। रोहन ने परवाह नहीं की और उसे कानून की व्याख्या करता रहा। तुम क्या करते हो? कमल ने भौहें चढ़ाईं। इसके सामने वाला लड़का यातायात नियमों को इतनी आसानी से बता रहा था, कानूनों और नियमों से उल्लेखनीय परिचय दिखाते हुए। क्या वह कोई वकील हो सकता है? मैं क्या करता हूं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। वैसे भी, तुम्हें इस दुर्घटना की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। रोहन ने उससे बहस नहीं की और गंभीर चेहरा बनाए रखते हुए बोलता रहा। आखिरकार, कमल ने भौहें चढ़ाईं और ये देखकर कि रोहन उसे अपने फोन पर फिल्मा रहा है, उसका चेहरा अचानक बदल गया। तुम क्या कर रहे हो? बस सबूत इकट्ठा कर रहा हूं। वो नीचे रखो, कमल ने गरजते हुए कहा। फिल्माए जाने से कमल को असहजता महसूस हुई। कमल ने फोन छीनने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन रोहन उससे ज्यादा फुर्तीला था और वह बच निकला।
तुमने किसी को टक्कर मारी और अब लोगों को धमकाने की हिम्मत करते हो। तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी? रोहन ने बोलते हुए गिरी हुई सफाई कर्मचारी का क्लोज अप लिया। सब लोग देखो इस बेचारी बुजुर्ग महिला को, जो शहर की साफ सफाई रखती है। देखो उसका दयनीय आधी रात का नाश्ता, अब उसे टक्कर मारी गई और ऊपर से अपराधी द्वारा गंभीर रूप से धमकाया जा रहा है। अगर तुम फिर से बकवास बोले तो मैं नरमी नहीं बरतूंगा। कमल ने रोहन की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, क्या तुम वीडियो बना रहे हो? तुम काफी फोटोजेनिक हो साहब। रोहन ने कमल का क्लोज अप लिया, फिर फोन जेब में डाला। मैं तुम्हारी मौजूदा हरकतों का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डाल रहा हूं। तुम्हारे अभी के व्यवहार के साथ मुझे विश्वास है कि यह ऑनलाइन बहुत लोकप्रिय होगा। मैं अभी पुलिस को भी बुलाऊंगा और अधिकारी जल्द ही तुम्हें ढूंढ लेंगे। पत्रकार। कमल का चेहरा पूरी तरह बदल गया। वह वास्तव में पूरी तरह से उद्दंड नहीं था और यह सुनकर कि रोहन एक पत्रकार है, वह घबरा गया। अगर इससे उसके परिवार की कंपनी की प्रतिष्ठा पर असर पड़ा तो उसका पिता उसकी खाल उतार देगा। तुम क्या चाहते हो? कमल ने रोहन पर ध्यान केंद्रित किया। एक तरफ एक सुंदरी चौड़ी आंखों से रोहन को हैरानी से घूर रही थी। शुरुआत में उसने सोचा कि वह एक साथी है, फिर वह एक ठग जैसा लगा, और अब एक पत्रकार। सुंदरी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। तुम किस मीडिया से हो? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? विश्वास करो या नहीं, मैं ऐसा कर सकता हूं कि। कमल ने धमकी दी, लेकिन ये बेकार थी। बाहर की धमकी के नीचे भीतरी डर। रोहन ने तिरस्कार भरी मुस्कान दी। माफ करें, मैं फ्रीलांस मीडिया हूं, मैं किसी के लिए काम नहीं करता। तुम्हारे पास कनेक्शन हो सकते हैं, लेकिन तुम मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते। रोहन ने धीरे और जानबूझकर कहा, तुम्हारी धमकियां मेरे खिलाफ बेकार हैं। कमल को रोहन ने मौखिक रूप से मात दे दी। वह गुस्से से पीला पड़ गया। उसने अपने सारे हथकंडे आजमा लिए थे और फिर भी रोहन से मात खा गया, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह फोन छीन सकता है, खासकर जब उसे आसपास के लोगों से शत्रुतापूर्ण नजरें मिल रही थीं। तुम वास्तव में क्या चाहते हो? कमल ने दांत पीसते हुए कहा। मैं जो चाहता हूं वह वास्तव में बहुत सरल है, रोहन ने कहा, अपनी ठुड्डी उठाकर कमल को इशारा करते हुए। सबसे पहले बुजुर्ग महिला से दिल से माफी मांगो, फिर हम बाकी की बात करेंगे। कमल ने सफाई कर्मचारी की ओर देखा, उसकी पलकें अनजाने में फड़कने लगीं। उसे इस तरह के व्यक्ति से माफी मांगनी चाहिए। पैसा ठीक है, लेकिन माफी नहीं, कमल ने दांत पीसते हुए कहा। आमतौर पर वह अपनी छवि को बहुत महत्व देता था, भले ही वह वास्तव में गलत हो। माफी मांगना दुर्लभ था। तुम्हें चाहे न चाहे, तुम्हें करना होगा। रोहन ने उसकी ओर घूरा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ कोई समझौता नहीं है। अभी सही रवैया दिखाओ, वरना तुम वाकई तिरस्कृत हो जाओगे। इससे तुम्हारे परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा, उनके व्यवसाय पर असर पड़ेगा, तुम्हारा पिता तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कमल ने गहरी सांस ली, उसका चेहरा पूरी तरह से रोहन ने देख लिया, जिसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। तुम्हें ये याद रहेगा। कमल ने रोहन को गुस्से से घूरा और पूरी अनिच्छा के साथ बुजुर्ग महिला को धीरे से बोला, माफ करें। जोर से, रोहन ने अचानक चिल्लाया। चौंक कर कमल ने फिर से ऊंची आवाज में कहा, उसका चेहरा और स्याह पड़ गया। नहीं, कोई जरूरत नहीं। बुजुर्ग महिला ने जल्दी से अपने हाथ हिलाए, उसका चेहरा डर से भरा था। रोहन को भी ऐसी दयालु बुजुर्ग महिला से भावुकता महसूस हुई। तभी जब दर्शकों ने पुलिस को बुलाया, यातायात अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और रोहन ने तुरंत उन्हें पूरी स्थिति विस्तार से बताई। सुंदरी भी रोहन के साथ आगे आई, गवाह के रूप में अपनी आवाज दी और उनके प्रोत्साहन से कई लोगों ने न्याय के लिए बोलना शुरू किया। विवरण जानने पर यातायात अधिकारी ने रोहन को थम्स अप दिया, फिर कमल को निर्देश जारी किए। दर्शकों की भीड़ ने उत्साह दिखाया, जबकि कमल शुरू से अंत तक सिर झुकाए रहा, उदास और ठंडा पड़ा बैंगन जैसा दिख रहा था। स्थिति संभालने के बाद बुजुर्ग महिला ने रोहन और सुंदरी को बार बार धन्यवाद दिया और फिर अपनी गाड़ी के साथ डगमगाती हुई चली गई। चूंकि अब देखने को कुछ नहीं था, दर्शकों की भीड़ धीरे धीरे तितर बितर हो गई। तुम उस महिला के रिश्तेदार नहीं हो, सुंदरी ने अचानक रोहन से कहा। इसी क्षण में उसे रोहन के इरादे वास्तव में समझ आए। रोहन ने उसे एक मुस्कान दी। सुंदरी, लगता है तुमने पहले मेरे बारे में गलत समझा था। कोई बात नहीं, मैं उदार हूं, रंजिश नहीं रखता। काव्या वर्मा। सुंदरी ने एक मुस्कान दी और अपना हाथ बढ़ाया। रोहन मल्होत्रा। रोहन ने काव्या वर्मा का पतला मुलायम हाथ हल्के से थामा, उसे कोमल और चिकना पाया। खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत हाथ। रोहन मदद नहीं कर सका लेकिन प्रशंसा की। खींचा और निराश, कमल ने दोनों की ओर देखा, सिर घुमाया और बिना एक शब्द बोले चला गया, रोहन को एक नजर डालते हुए। वह नजर नफरत से भरी थी। इंद्रपुर में कोई मेरे साथ ऐसा अपमान करने की हिम्मत नहीं करता। मैं तुम्हें याद रखूंगा। कमल और प्रिया शर्मा कुछ अस्त व्यस्त होकर कार में बैठे और BMW X6 जल्दी से चली गई। काव्या वर्मा ने देखा, संतुष्टि की लहर महसूस करते हुए। उसके पास उसकी साइकिल थी, उसने इसे चढ़ाया, रोहन को एक गहरी नजर से सिर हिलाया और फिर साइकिल चलाकर चली गई।
रोहन ने काव्या वर्मा को जाते हुए देखा। ये लड़की न केवल सुंदर और गरिमा में थी, बल्कि उसका दिल भी दयालु था। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की उसकी तत्परता प्राचीन काल की नायिकाओं जैसी थी। बस उसे नहीं पता था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। रोहन ने अपने होंठ चटकाए, फिर अचानक अपनी जांघ पर थप्पड़ मारा। अरे नहीं, मैं कितना मूर्ख हूं, मैंने उसका संपर्क नंबर नहीं मांगा। रोहन मल्होत्रा। अपनी साइकिल चलाते हुए काव्या वर्मा ने उस नाम के बारे में सोचा, उसके होंठ एक मुस्कान में मुड़े, जो चमकदार और खूबसूरत थी। अध्याय 6, परेशान करने वाला कमल वर्मा। नवीन विहार इंद्रपुर का एक उच्च श्रेणी का आवासीय क्षेत्र। इस समुदाय में सबसे निचले स्तर के मकान उद्यान विला हैं और हरा भरा क्षेत्र पूरे साल देखभाल में रहता है, जिसमें रसीले पेड़ और बारहमासी फूल खिलते हैं। समुदाय के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्ड रमेश खड़ा था, सीधा ताकते हुए, लेकिन उसके होंठ हल्के से हिल रहे थे, कैप्टन के साथ बेकार की गपशप करते हुए। आखिरकार यहाँ रोशनी मंद थी और कोई उन्हें देख नहीं सकता था। ये समुदाय अपने धनी निवासियों के लिए जाना जाता था। यहाँ आने जाने वाली सबसे सस्ती गाड़ियाँ कम से कम 5 लाख की थीं, और इससे कम कीमत वाली गाड़ियों को रोका जाता था। रमेश केवल 2 दिन से वहां था, फिर भी उसने अपने जीजा कैप्टन की बदौलत यह सीख लिया था कि कब गाड़ियों को अंदर आने देना है और कब रोकना है। जैसे ही रात हुई, रमेश ने उबासी ली और तभी उसने देखा कि एक साइकिल मुड़कर समुदाय की ओर आ रही थी। रुको वहां। रमेश बिना कोई सम्मान दिखाए साइकिल सवार को रोकने के लिए तैयार था। मजाक कर रहे हो? यह एक शानदार जगह है। लाखों की कीमत वाली गाड़ियां भी रुकती हैं और तुम सोचते हो कि तुम साइकिल पर यहां घुस सकते हो। रमेश आगे बढ़ा, लेकिन कैप्टन ने उसे अपने पैर से धक्का देकर हटाया और बैरियर उठाने दौड़ा। उसकी मुस्कान चापलूसी भरी थी। रमेश हैरान रह गया जब उसने देखा कि एक खूबसूरत युवती उसकी ओर साइकिल चलाते हुए आई और उसने उसकी ओर एक नज़र भी डाली। उस एक नज़र ने उसके दिल को बेकाबू धड़कने पर मजबूर कर दिया। वह युवती इतनी सुंदर थी। जीजा, वह युवती कौन है? रमेश ने साइकिल को दूर जाते देख पूछा, खुद को रोक नहीं सका। क्या वह किसी धनी परिवार की रिश्तेदार हो सकती है? धनी परिवार की रिश्तेदार? टूटी फूटी साइकिल पर। कैप्टन ने अपने साले को गुस्से से घूरा और धीमी आवाज में कहा, अंदाजा मत लगाओ और बिल्कुल बकवास मत करना, समझे? श्रीमती गुप्ता ने इस लड़की के बारे में खास तौर पर बताया था। जब मैंने शुरू में यही सवाल पूछा था तो मुझे लगभग नौकरी से निकाल दिया गया था। श्रीमती गुप्ता ने सिर्फ एक बात कही थी कि इस समुदाय में रहने वाला कोई भी इस लड़की से शादी करने की सोचे तो ये हंस की चाह में मेढक की तरह होगा। हाय राम, रमेश ने अपनी जीभ बाहर निकाल दी। इस समुदाय में हर व्यक्ति बेहद धनी था और फिर भी इस लड़की से शादी करना हंस की चाह में मेढक जैसा माना जाता था। ये लड़की कितनी महत्वपूर्ण थी? कैप्टन ने हाथ हिलाकर बात को टाल दिया, एक और शब्द नहीं कहना चाहता था। काव्या वर्मा ने अपनी साइकिल सीधे समुदाय के केंद्र की ओर चलाई। वह सीधे एक विला के लॉन पर पहुंची, अपनी साइकिल खड़ी की और लिफ्ट से सीधे दूसरी मंजिल पर चली गई। जब तक वह लिविंग रूम में पहुंची, काव्या वर्मा हताशा में हंस पड़ी। एक गोल मटोल बेहद प्यारी लड़की, जिसमें हल्की सी बचपन की मोटापा थी, नंगे पांव सोफे पर बैठी थी, कार्टून देख रही थी और नमकीन खा रही थी। लिविंग रूम अस्त व्यस्त था, जैसे कि उसे लूट लिया गया हो। सानवी गुप्ता, क्या तुम कमरे को ठीक कर सकती हो? तुम इतनी आलसी हो, काव्या वर्मा ने हार मानते हुए कहा, अपनी जैकेट उतारकर टांगते हुए, फर्श से कपड़े उठाते हुए। मैं पहले से ही मेहनती हूं। ये सब मेरे अपने नमकीन खाने से है, सानवी गुप्ता ने चंचलता से कहा। काम कैसा रहा? मजेदार था। मैं सचमुच विश्वास नहीं कर सकती कि तुम खुद को इस सब में क्यों डालती हो। यह मजेदार है, कम से कम मैं मोटापे से नहीं मरूंगी, काव्या वर्मा ने फटकारते हुए जवाब दिया। मजदूरों को सम्मान। तुम यहाँ मुफ्त में खा रही हो और रह रही हो, तो क्या तुम्हें थोड़ा साफ सफाई में मदद नहीं करनी चाहिए? सानवी गुप्ता ने बेशर्मी से तर्क दिया, फिर अचानक अपने माथे पर थप्पड़ मारा। हाँ, सही बात, क्या तुम्हारी कजिन का कॉन्सर्ट नहीं हो रहा है? मेरे लिए 5 नहीं, 10 फ्रंट रो वीआईपी टिकट लाओ। मैं उन्हें लड़के पटाने के लिए इस्तेमाल करूंगी। तुम छोटी बच्ची, तुम्हारी उम्र कितनी है? काव्या वर्मा पूरी तरह अवाक थी। तुम कुछ भी बोल सकती हो। इस बीच कुछ गलियों दूर बार स्ट्रीट के सबसे शानदार बार बॉक्स में कमल वर्मा की भौहें सिकुड़ी हुई थी क्योंकि वह एक फोन कॉल ले रहा था। वह वास्तव में बहुत नाराज था। जो एक शानदार रात होनी चाहिए थी, उसका सामान्य अच्छा मूड एक के बाद एक परेशान करने वाली चीजों में बदल रहा था। पहले उसे रास्ते में किसी लड़के ने ठगा, जिससे वह एक खूबसूरत युवती से मिलने से चूक गया, और जैसे ही वह बार में पहुंचा और उसे पीने का मौका भी नहीं मिला, उसके पिता का फोन आ गया। आखिरी चीज जो वह चाहता था, वह थी अपने पिता का फोन, या तो डांट पड़ती थी या कोई मिशन मिलता था। कमल, तुम अब छोटे नहीं रहे। मैं तुम्हें और बिगड़ने नहीं दे सकता। कल जो कंपनी हमें सेवाएं देती है, वह अपने प्रस्ताव के साथ आ रही है, और उनका मालिक मेरा दोस्त है। मैं उससे मिलने जा रहा हूं और तुम भी मेरे साथ आ रहे हो। श्री वर्मा, कमल के पिता, ने बिना किसी समझौते की गुंजाइश के आदेश दिया।
मैंने तुम्हारे लिए पहले से योजना प्रस्ताव तैयार करवाया है। मुझे परवाह नहीं कि तुम अभी कहाँ हो, तुरंत मेरी कंपनी में आकर दस्तावेजों की समीक्षा करो। तुम्हें तुम्हारी माँ ने बहुत बिगाड़ दिया है। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने कंपनी पर ध्यान देना शुरू नहीं किया तो मेरे मरने के बाद तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा। फोन कॉल एक क्लिक के साथ खत्म हो गया। कमल ने दांत पीसे, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे घर जाना होगा, वरना उसके अच्छे दिन नहीं रहेंगे। कमल, मैंने 2 बोतलें वाइन मंगवाई हैं। बाद में पीते हैं और फिर कराओके के लिए चलते हैं, ठीक है? प्रिया शर्मा मुस्कुराते हुए अंदर आई, दरवाजा खोलते हुए। कमल उस पल बेहद नाराज था और उसका पीने का कोई मूड नहीं था। उसके पिता ने उसे दस्तावेजों की समीक्षा के लिए लौटने को कहा था और शायद उसे पूरी रात मेहनत करनी पड़ती। इसके बारे में सोचने मात्र से कमल को भयंकर सिर दर्द होने लगा। वह पैसा कमाने के लिए नहीं बना था, वह पैसा खर्च करने के लिए बना था। व्यवसाय की दुनिया इतनी थकाऊ थी और वह वास्तव में इसमें प्रवेश नहीं करना चाहता था। लेकिन चाहे वह कितना भी न चाहे, उसे अब जाना होगा, वरना उसके पिता और गुस्सा होंगे और इसके परिणाम गंभीर होंगे। बिना एक शब्द बोले कमल खड़ा हुआ और बाहर चला गया। तुम जा रहे हो? प्रिया शर्मा चिंतित हो गई जब उसने देखा कि कमल उसे नजरअंदाज कर रहा है और बाहर जा रहा है। उसने कमल के साथ बंधन बनाने के लिए इतनी मेहनत से मुलाकात की व्यवस्था की थी और अब वह आधे घंटे भी उसके साथ बिताए बिना जा रहा था। ये वह स्वीकार नहीं करेगी। कमल ने उसकी ओर देखा भी नहीं और दरवाजे की ओर बढ़ता रहा। मत जाओ, प्रिया ने जल्दी से उसे खींचा और एक चर्र की आवाज के साथ कमल की शर्ट की आस्तीन में छेद हो गया। कमल रुक गया, अपनी आस्तीन को ठंडी नजरों से देखा, फिर प्रिया की ओर। प्रिया डर गई। अचानक महसूस हुआ कि उसके सामने वाला सुंदर चेहरा रहस्यमयी रूप से कुछ भयंकर हो गया था। मेरा मतलब नहीं था, प्रिया हकलाने लगी। मुझे परेशान मत करो, सुन रही हो? अब से हमें एक दूसरे से संपर्क नहीं करना चाहिए। मेरे पिता कभी भी तुम जैसी औरत के साथ मेरे होने को मंजूरी नहीं देंगे। कमल ने उसकी ओर एक और नजर नहीं डाली, सिर नहीं घुमाया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। प्रिया वहां स्तब्ध खड़ी रही, बंद हुए दरवाजे को देखते हुए। क्या उसे कमल ने छोड़ दिया था? नहीं, वह इसे स्वीकार नहीं करेगी। अगर वह कमल को हासिल नहीं कर सकती थी तो किसी और का पीछा करना प्रिया के लिए विकल्प नहीं था। आखिरकार ये धनी लोग सभी एक ही दायरे में चलते थे। नहीं, मैं एक धनी परिवार में शादी करूंगी। प्रिया दृढ़ और घबराई हुई खड़ी हुई और बाहर भागी। कमल, उस पल कमल गुस्से से उबल रहा था और यहां तक कि बार का स्टाफ भी कुख्यात युवा मास्टर वर्मा से दूरी बनाए रखता था। बकवास प्रस्ताव, चाहे तुम किसी भी कंपनी से हो, तुम सब मेरे लिए इंतजार करो। मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। कमल के चेहरे पर एक अकथनीय गुस्सा उभरा। जब कमल गुस्सा होता था तो वह अपनी बेवजह हरकतों के लिए जाना जाता था। चूंकि बूढ़े व्यक्ति उसकी क्षमताएं देखना चाहते थे, उसे अंत तक गलतियां निकालकर आगे बढ़ना होगा, दूसरी पार्टी को दिखाना होगा कि वह कितना दमदार हो सकता है। उस पल अजय वर्मा एक फोन पकड़े हुए थे जिसमें से एक आवाज आ रही थी। श्री वर्मा, पहले कल चाय के लिए चलते हैं। मैं अपनी कंपनी से एक उपाध्यक्ष को आपके पास रिपोर्ट करने के लिए भेजूंगा। ओह, आप इस व्यक्ति को जानते हैं? उनका नाम है विक्रांत देसाई। अध्याय 7, ये तुम हो। एक तंग छोटा कमरा, 10 वर्ग मीटर से भी कम, जिसमें केवल एक बिस्तर और एक पुराना अलमारी थी। सुबह की धूप कांच की खिड़की से छनकर आ रही थी, पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। रोहन मल्होत्रा कंबल में लिपटा हुआ बिस्तर पर आराम से सो रहा था। उसके होठों पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान थी और मुंह से लार टपक रही थी। अपने सपने में काव्या वर्मा बाथरूम से बाथरोब में लिपटी हुई निकली, उसकी लंबी गोरी टांगें बाथरोब के किनारे के नीचे झांक रही थीं। वह उसकी ओर मुस्कुराए, अनुग्रह और आकर्षण की मूर्ति। बाथरोब धीरे धीरे खिसकने लगा। अचानक एक कर्कश घंटी जैसी आवाज ने हवा को चीर दिया और काव्या वर्मा उस दृश्य के साथ जिसका वह आनंद लेने वाला था, एक पल में गायब हो गई। नहीं, रोहन मल्होत्रा दुख में चिल्लाए बिना नहीं रह सका। फोन बजा, सबसे असभ्य तरीके से। रोहन ने आलस से फोन की ओर हाथ बढ़ाया, अपने गुस्से में उसे तोड़ने के लिए लगभग तैयार। कॉल था विक्रांत देसाई। ये बदमाश मुझे अच्छा सपना भी नहीं देखने देता। रोहन गुस्से में था। उसका पहचान पत्र और बैंक कार्ड स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, जो उसके भविष्य के अरबपति सीईओ के दर्जे का प्रमाण थे। काम पर जाना उसे परवाह नहीं थी। एक पल के लिए रोहन ने कॉल काट देने का मन बनाया, लेकिन उसने उस प्रोजेक्ट में इतनी मेहनत की थी, अब छोड़ देना असहनीय होगा। रोहन ने एक क्षण के लिए सोचा। वह सिद्धांतों का पक्का आदमी था, उसका जिम्मेदारी का बोध उसे आधे रास्ते में छोड़ने की अनुमति नहीं देगा। आखिरकार रोहन ने कॉल का जवाब दिया। रोहन मल्होत्रा, तुम अभी तक ऑफिस क्यों नहीं पहुंचे? श्री देसाई की आवाज बहुत गुस्से भरी थी। हमारे विभाग को 40 मिनट पहले काम शुरू करना होता है, ये नियम है, क्या तुम भूल गए?
रोहन ने भौहें चढ़ाईं। ऐसा लगता था जैसे श्री देसाई अचानक भूल गए थे कि उन्होंने रोहन को हाउसिंग फंड के मुद्दे पर कैसे धोखा दिया था। सचमुच सोचा कि यह खत्म हो गया। हालांकि अब रोहन के लिए वह पैसा इतना महत्वपूर्ण नहीं था। श्री देसाई की याददाश्त वाकई कमजोर थी। लगता है मुझे काम पर जाना ही होगा, लेकिन जाने से पहले मुझे तुम्हारा हिसाब ठीक करना चाहिए। रोहन ने ठंडी चुपके से हंसी। श्री देसाई ने जारी रखा, जल्दी आओ। तुम आज मेरे साथ प्रस्ताव पेश करने आ रहे हो। बॉस भी वहां होंगे, साथ ही दूसरी तरफ की बड़ी कंपनी के सीईओ भी। देर मत करो, 10 मिनट में यहां पहुंचो। 10 मिनट, ये बस संभव नहीं था। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं, उस कंपनी का संभावित उत्तराधिकारी भी मीटिंग में शामिल होगा। मैं तुम्हें खास तौर पर याद दिला रहा हूं। उनका सम्मान करो, विनम्र रहो, यह मत सोचो कि तुम्हारी उम्र एक जैसी है तो तुम ढीले पड़ सकते हो। वे कौन हैं और तुम कौन हो? श्री देसाई के शब्दों ने रोहन की नज़र को ठंडा कर दिया। मैं कौन हूं, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। श्री देसाई ने रोहन की चुप्पी को भांपा और डर गया कि उसे बहुत दबाने से उल्टा असर हो सकता है, इसलिए उसने अपनी आवाज़ को नरम किया। अगर तुमने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया तो मैं बॉस से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने की बात करूंगा, 500 रुपये और हाउसिंग फंड के कागजात के लिए मैं एचआर को तुम्हारे लिए खास तौर पर भेजूंगा। एक बार फिर श्री देसाई ने पुरानी शिकायतों को उठाया, जिसमें धमकी का हल्का सा पुट था। मैं अभी आता हूं, रोहन ने समतल और शांत स्वर में जवाब दिया। दूसरे छोर पर कॉल खत्म हो गई, लेकिन रोहन ने विचारपूर्वक बुदबुदाया, इस मामले को अंजाम देने के लिए मैं विक्रांत देसाई को आसानी से नहीं छोड़ सकता। लगता है ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आधे घंटे बाद रोहन ने टैक्सी ली और सीधे कंपनी के लिए निकला। विक्रांत देसाई के ऑफिस की ओर बढ़ा। तुम्हें अनुशासन पर ध्यान देना होगा। श्री देसाई ने अच्छी तरह तैयार प्रस्ताव को थपथपाया और अपनी परिचित डांट शुरू की। रोहन ने उसे ठंडी नजरों से देखा। जब वह कंगाल था तो उसे वाकई श्री देसाई को मुक्का मारने का मन करता था, लेकिन अब पैसे के साथ उसे अचानक लगा कि यह आदमी बस एक उछल कूद करने वाला जोकर है, उसकी मेहनत के लायक नहीं। तुम्हें पता है कि यह बड़ा सौदा कंपनी के लिए क्या मायने रखता है? जैसे ही श्री देसाई बोल रहे थे, उन्हें आश्चर्य हुआ कि आज का रोहन बहुत अलग था। बेहद शांत, चुप, लेकिन उसकी नज़र में अनजाने में एक हल्की सी उदासीनता थी। उदासीनता। श्री देसाई को उस भावना को वर्णन करने के लिए कोई बेहतर शब्द नहीं मिला। बस इतना पता था कि आखिरी बार उन्हें यह तब महसूस हुआ था जब वे एक बड़ी कंपनी के सीईओ के सामने थे, अपनी रिपोर्ट सुनते हुए, फिर भी उनकी मौजूदगी को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए। यह एक उच्च पद पर बैठे व्यक्ति का अहंकार था। ऐसा कैसे हो सकता है? रोहन मल्होत्रा मुझे यह एहसास कैसे दे सकता है? विक्रांत देसाई ने अपनी मौजूदगी को बढ़ाने के लिए अपनी आवाज़ को और ऊंचा किया। क्या तुम्हें पता है कि दूसरी कंपनी का बड़ा बॉस कौन है? उनकी कंपनी को सूर्यवंश समूह की एक सहायक कंपनी से निवेश और शेयर होल्डिंग मिलने वाली है, और इसके बाद ये सूर्यवंश समूह की एक संबद्ध कंपनी बन जाएगी। विक्रांत देसाई की आंखें तीव्रता से चमक रही थीं। ये विवरण दस्तावेजों में नहीं थे। तब विक्रांत देसाई ने देखा कि रोहन का चेहरा बेहद अजीब हो गया था। तुम सूर्यवंश समूह की बात कर रहे हो, जो फॉर्चून ग्लोबल 500 में है? रोहन की आंखें आश्चर्य और झटके से भरी थीं, धीरे धीरे चमकने लगीं। विक्रांत देसाई रोहन की प्रतिक्रिया से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें हल्का तिरस्कार महसूस होने लगा। ये दिखावटी छोटा बदमाश मुझे डरा गया। क्या अब सूर्यवंश में दिलचस्पी है? सपने देखो, तुम जैसे किसी के लिए ऐसी बड़ी कंपनी में घुसना असंभव है। मेरे पास ज्यादा बेहतर मौका होगा। विक्रांत देसाई ने गला साफ किया। ठीक है, जाओ अपनी चीजें तैयार करो, हम थोड़ी देर में सेंचुरी पार्क होटल के लिए निकल रहे हैं। सेंचुरी पार्क होटल दूसरी पार्टी का था, वहां प्रस्ताव पेश करना समझ में आता था। रोहन ने सिर हिलाया और कमरे से निकल गया। उसके होंठों पर एक हल्की, रहस्यमयी मुस्कान थी। क्या आश्चर्य है, उसने सोचा था कि पहले इस मामले को निपटाएगा, फिर सूर्यवंश समूह की ओर जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि सूर्यवंश इतनी जल्दी सामने आ जाएगा। शायद वह इस बार एक तीर से दो निशाने साध सकता है, प्रस्ताव को पक्का कर सकता है और विक्रांत देसाई को सबक दे सकता है। थोड़ी देर में रोहन पूरी तरह तैयार था। विक्रांत देसाई ने उसे बुलाया और दोनों होटल के लिए रवाना हो गए। सेंचुरी पार्क होटल इंद्रपुर में स्थित था और एक बेहद प्रसिद्ध 5 सितारा होटल था। पहली मंजिल का बिजनेस कैफे पूरी तरह से एक पार्क की तरह डिजाइन किया गया था, जिसमें ताड़ के पेड़ और हरे भरे पौधे और फूल हर जगह थे। 30 मंजिली छत के नीचे, यहां तक कि सार्वजनिक क्षेत्रों में छोटे पुलों के नीचे बहता पानी था। इसके अलावा खुले क्षेत्रों के साथ साथ कोनों में गुप्त पत्थर के घर जैसे निजी कमरे थे। रोहन और विक्रांत देसाई निर्दिष्ट निजी कमरे में पहुंचे, उपकरण समायोजित किए और दूसरी पार्टी के आने का इंतजार करने लगे। आधे घंटे बाद दूसरी कंपनी के लोग आए, जिनमें एक उपाध्यक्ष, एक सख्त दिखने वाली मध्यम आयु की महिला और उनके साथ एक युवा महिला अधीनस्थ थी। श्री गुप्ता, श्री देसाई। अभिवादन के बाद, हालांकि विक्रांत देसाई के पास उपाध्यक्ष का पद था,
जैसा कि उनके समकक्ष के पास था, प्रभाव के मामले में उनकी तुलना नहीं हो सकती थी। वह मुस्कुराते रहे, बोलने से पहले चापलूसी करते हुए। दूसरी पार्टी का रवैया न ठंडा था न गर्म, और उन्होंने एक अहंकारी हवा बनाए रखी। रोहन को विक्रांत देसाई के लिए शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि विक्रांत देसाई को कोई आपत्ति नहीं थी और उन्होंने योजना के अनुसार प्रस्ताव को एक बार चलाते हुए अपने हास्यबोध का प्रदर्शन किया। लगता था कि उन्होंने भी अपना होमवर्क किया था। दूसरी पार्टी प्रस्ताव की समग्र अवधारणा से काफी संतुष्ट थी, बार बार सिर हिलाते हुए। उन्होंने जो बदलाव के सुझाव दिए, वे ज्यादातर मामूली थे, बस कुछ अतिरिक्त अनुरोध। विक्रांत देसाई ने उन सभी को आसानी से स्वीकार कर लिया। शायद उन्हें लगा कि यह सारा काम रोहन की जिम्मेदारी है और उन्हें कोई बोझ नहीं था। अगर ऐसा है, तो मैं नरमी नहीं बरतूंगा, देखते हैं कौन किसे मात देता है। रोहन के होंठों पर मुस्कान आई। अगर वह नहीं जा रहा होता, तो निश्चित रूप से ये सारे अतिरिक्त काम उसे ही करने पड़ते। लेकिन अब जब उसने जाने का फैसला कर लिया था, तो यह उसकी चिंता नहीं थी। श्री गुप्ता, मेरे पास कुछ और सुझाव हैं, रोहन ने अचानक हस्तक्षेप किया, सलाह देना शुरू किया। प्रस्ताव को, इसे कैसे परिपूर्ण करना है, वही हम करेंगे। हमें परेशानी से डर नहीं, पूरी तरह ग्राहक के लिए। श्री गुप्ता शुरू में हैरान हुए, लेकिन रोहन के शब्दों ने जल्द ही उन्हें सहमति में सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया, उत्साहित कर दिया। दोनों ने उत्साहपूर्वक चर्चा की, यहां तक कि विक्रांत देसाई को किनारे कर दिया। विक्रांत देसाई की आंखें चौड़ी हो गईं, कुछ अविश्वास के साथ रोहन को देखते हुए, जो अपने लिए और काम बढ़ा रहा था। बेशक, जब तक ग्राहक खुश था, उसे कुछ कहने को नहीं था। जैसे जैसे वे आगे पीछे बात करते गए, हर कोई प्रसन्न था। सौदा पूरी तरह पक्का हो गया, अब कितना काम करना था, ये दूसरी बात थी। रोहन और विक्रांत देसाई ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए, आश्चर्यजनक रूप से एक जैसा सोचते हुए। वैसे भी, यह मैं नहीं कर रहा। अचानक, बाहर से कदमों की आहट और हंसी की आवाज आई, और कई लोग एक के बाद एक निजी कमरे में दाखिल हुए। उनमें उनके बॉस थे, दूसरी तरफ का बॉस और उनके पीछे एक युवक। रोहन सभी के साथ अभिवादन करने के लिए खड़ा हुआ और उस युवक के साथ नजरें मिलाईं। दोनों हैरान रह गए। ये तुम हो? कमल वर्मा की आंखों में एक घातक आभा थी। अध्याय 8, संकरी राह पर दुश्मन। रोहन मल्होत्रा ने कमल वर्मा को घूरा, और कमल वर्मा ने भी रोहन को घूरा। दोनों ने ऐसी परिस्थितियों में मिलने की उम्मीद नहीं की थी। रोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कमल वर्मा के पीछे से एक महिला ने चिल्लाकर कहा। रोहन ने उसकी ओर देखा, और वह थी प्रिया शर्मा। प्रिया एक काले सूट और स्टॉकिंग्स में थी, पूरी तरह से ऑफिस कर्मचारी जैसी दिख रही थी। रोहन को नहीं पता था कि कमल द्वारा छोड़े जाने के बाद प्रिया ने किसी तरह स्थिति को पलट दिया था। उसने ये कैसे किया, कोई नहीं जानता, लेकिन कमल ने जाहिर तौर पर उसके लिए एक नया लगाव विकसित कर लिया था। इतना ही नहीं, आज कमल ने प्रिया को बदलकर अपनी निजी सहायक के रूप में भी काम करने को कहा था। इस सेटिंग में प्रिया का व्यवहार काफी उचित था और वह इस किरदार में फिट दिख रही थी। केवल रोहन से अचानक मुलाकात ने उसे चौंका दिया था। इस पल तीनों एक तनावपूर्ण टकराव में थे। क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? एक मध्यम आयु के व्यक्ति ने, जिसके बाल थोड़े गंजे थे और त्रिकोणीय आंखें थीं, पूछा। वह कमल वर्मा के पिता थे, क्लाइंट के बॉस अजय वर्मा। रोहन के बॉस सुमित भट्ट भी आश्चर्य से देख रहे थे कि रोहन और कमल वर्मा आमने सामने थे। उन्हें नहीं लगा था कि उनके बीच कोई पुरानी दुश्मनी होगी और सोचा कि वे बस पुराने परिचित हैं। उनकी आंखें तुरंत चमक उठीं। उनके विचार में दोनों के बीच संबंध सौदे को आसान बनाने के लिए फायदेमंद था। हाँ, हम पुराने परिचित हैं। कमल ने अपनी सामान्य शैली फिर से पकड़ ली, यहाँ तक कि रोहन को एक खतरनाक मुस्कान दी। बिल्कुल, मैं और युवा श्री वर्मा ने एक दूसरे पर काफी छाप छोड़ी। रोहन ने कहा, उनके शब्दों में गहरा अर्थ था। हाँ, ये सुनकर अच्छा लगा, अजय वर्मा ने कहा और सीधे मुख्य सीट की ओर बढ़े। जी सुडाओ, युवा कमल, तुम्हें ऐसे सक्षम प्रतिभाओं से और मिलना चाहिए। अपनी हैसियत कम करने से मत डरो, बस इन प्रतिभाओं को हमारी कंपनी के लिए ले आओ। श्री वर्मा मजाक कर रहे हैं? हमारी छोटी कंपनियां भला कैसी प्रतिभाएं रख सकती हैं जो कमल वर्मा से तुलना कर सकें? रोहन के बॉस सुमित भट्ट हंसते हुए बोले, पीछे पीछे चलते हुए। दोनों बॉस वातावरण की सूक्ष्मता से अनजान लग रहे थे। रोहन और कमल ने एक दूसरे की ओर देखा। रोहन ने कमल की आंखों में उत्साह देखा। रोहन ने उकसाने वाली हवा के साथ मुस्कान लौटाई। यह अमीर दूसरी पीढ़ी वाकई में अपने आप को संयमित करना जानता है, रोहन ने सोचा। सुना है आपका प्रस्ताव बुरा नहीं है, कमल ने कहा। हमें अभी भी युवा श्री वर्मा से बहुत मार्गदर्शन चाहिए। जरूर, तुम्हें मिलेगा। अपने अपने विचारों को मन में रखते हुए वे मुस्कुराए और अपनी अपनी सीटों की ओर बढ़े। श्री वर्मा, ये हमारे उपनिदेशक विक्रांत देसाई हैं, सुमित भट्ट ने परिचय दिया। श्री वर्मा, विक्रांत देसाई ने सिर हिलाया और हल्के से झुके। हाँ, हम पहले मिल चुके हैं। देसाई एक अच्छे कर्मचारी हैं, अजय वर्मा ने हल्के से सिर हिलाया।
सुमित भट्ट मुस्कुराए और देसाई से बोले, आपने जो रिपोर्ट सौंपी थी वह कैसी रही? क्या उपनिदेशक गुप्ता संतुष्ट हैं? संतुष्ट, बहुत संतुष्ट, विक्रांत देसाई ने जल्दी से सिर हिलाया, उपनिदेशक गुप्ता की ओर देखते हुए। श्री वर्मा, हमने कई विवरणों पर एक साथ काम किया है, यह एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है, उपनिदेशक रमा गुप्ता ने स्पष्ट स्वीकृति के साथ कहा। दोनों बॉस ने लगातार सिर हिलाया। सुमित, ये बहुत अच्छा है कि प्रस्ताव पास हो गया। बाद में साथ में दोपहर का भोजन करें, अजय वर्मा ने कहा। हाँ, बढ़िया, इस बार मैं मेजबान बनूंगा, सुमित ने जवाब दिया। दोनों बॉस आसानी से बातचीत कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि यह बैठक सुचारू रूप से समाप्त हो जाएगी। हालांकि रोहन वहां बैठा था, कमल वर्मा की ओर मुस्कुरा रहा था। यह मामला इतना सरल नहीं होगा, रोहन कमल की चाल का इंतजार कर रहा था। जैसा कि अपेक्षित था, कमल, जो योजना प्रस्ताव को पलट रहा था, अचानक सिर उठाकर बोला, रुकिए, श्री वर्मा, श्री भट्ट, मुझे लगता है कि इस परियोजना को अभी और चर्चा की जरूरत है। अजय वर्मा ने अपने बेटे की ओर अप्रत्याशित नजर डाली। ओह, तो बताओ तुम्हें क्या कहना है? हम सब सुन रहे हैं, उन्होंने कहा। सुमित भट्ट और विक्रांत देसाई थोड़ा चौंक गए। श्री कमल वर्मा, इस योजना के बारे में क्या मैं इसे आपके साथ फिर से देख लूं? विक्रांत देसाई ने जल्दी से कहा। आप? कमल ने एक ऐसी मुस्कान दी जो उनकी आंखों तक नहीं पहुंची। विक्रांत देसाई की ओर देखा, फिर रोहन मल्होत्रा की ओर। उसका निशाना विक्रांत देसाई नहीं था। विक्रांत देसाई को कमल का रवैया थोड़ा शर्मिंदगी भरा लगा। ये प्रस्ताव पहली नजर में बुरा नहीं लगता, कमल ने धीरे और व्यवस्थित रूप से रोहन मल्होत्रा से कहा। उसने कल रात इस पर समय बिताया था और उसने सुबह कंपनी के एक अनुभवी योजनाकार से विशेष रूप से सलाह ली थी। किस बारे में सलाह ली? समस्याओं के बारे में। हालांकि गलतियां निकालने में माहिर उस योजनाकार ने वास्तव में परियोजना की तारीफ करना बंद नहीं किया, जो कमल को चाहिए नहीं था। उसे समस्याएं चाहिए थीं, अजय वर्मा के सामने खुद को दिखाने का मौका। मुझे नहीं पता था कि मेरी तैयारी एक अप्रत्याशित आश्चर्य लाएगी। कमल ने रोहन की ओर अर्थपूर्ण नजर डाली, उसके मुंह के कोने पर एक क्रूर मुस्कान उभरी। कल चेहरे पर तमाचा खाने के बाद आज वह 10 गुना वापस लेगा। तो मैं स्पष्ट बोलूंगा, ये योजना प्रस्ताव अत्यधिक अस्पष्ट है, इसमें पर्याप्त डेटा समर्थन की कमी है, निष्कर्ष व्यक्तिपरक और अनुमानजनक हैं, कमल ने ठंडे स्वर में कहा। इस स्तर के काम के साथ, क्या आप हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं? हमारा विज्ञापन बजट 10 लाख रुपए से अधिक है और बदले में हमें यह मिलता है। धड़ाम, कमल ने योजना प्रस्ताव को मेज पर पटक दिया। सुमित भट्ट और विक्रांत देसाई ने कमल को आश्चर्य से देखा। यह उनके लिए पूरी तरह से अपमान था। अजय वर्मा की भौहें हल्के से सिकुड़ी। क्या ऐसा है? कमल, तो अपना आकलन साझा करो, उन्होंने कहा। कमल ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया और हंसा। आप केवल 6 महीने के डेटा की तुलना करने के बाद पूरे साल के विज्ञापन को शेड्यूल करने की हिम्मत करते हैं और मुझे रुझानों पर कोई डेटा विश्लेषण भी नहीं दिखा। काफी आत्मविश्वास है। प्रचार योजनाओं के लिए डेटा केवल एक प्रकार का समर्थन है। हालांकि अगर कोई गंभीरता से नुक्ताचीनी करे तो वास्तव में विस्तार करने की गुंजाइश है। विक्रांत देसाई का चेहरा हल्का पीला पड़ गया और सुमित भट्ट और भी नाराज दिखे। कमल ने दबाव बनाते हुए कहा, या क्या आप कह रहे हैं कि आपने पूरे साल का डेटा दिल से याद कर लिया है, जैसे कोई कंप्यूटर, जो मैं पूछूं वह जानते हैं? तो चलो एक कोशिश करते हैं। मेरे पास संयोग से एक रिसर्च फर्म से आंतरिक डेटा है। क्या आप धारा प्रवाह और सटीक जवाब दे सकते हैं? कमल ने मुस्कुराते हुए एक टैबलेट निकाला और स्क्रीन को सभी के देखने के लिए प्रोजेक्ट किया। अजय वर्मा की आंखें चमक उठी, उनके होंठों पर एक मुस्कान खेल रही थी। चाहे कमल जानबूझकर परेशानी पैदा कर रहा था या वास्तव में उसे योजना प्रस्ताव में समस्याएं लग रही थी, एक पिता के रूप में वह अत्यंत संतुष्ट और प्रशंसक महसूस कर रहे थे, स्वाभाविक रूप से अपने बेटे का समर्थन कर रहे थे। सुमित, तुम्हें क्या कहना है? अजय वर्मा ने आराम से पूछा। हाँ, हम निश्चित रूप से डेटा की स्पष्ट समझ रखते हैं, सुमित भट्ट ने कहा, उनके माथे पर पसीना जमा हो रहा था, विक्रांत देसाई की ओर देखते हुए। देसाई, तुम इस प्रोजेक्ट के प्रभारी हो, तुम समझाओ। मैं? विक्रांत देसाई का चेहरा कड़वाहट से भरा था। उन्हें कुछ भी नहीं पता था, भले ही उन्होंने वास्तव में डेटा देखा हो, उसे दिल से याद करना असंभव था। रोहन मल्होत्रा को समझाने दो, विक्रांत देसाई ने कहा, उनके माथे पर पसीना बन रहा था क्योंकि वे सुमित भट्ट की सख्त नजरों में सिर झुका रहे थे। वही था जिसने प्रस्ताव पर काम किया था। सुमित भट्ट चौंक गए, फिर विक्रांत देसाई को गुस्से से घूरा। उन्हें उसे मार डालने का मन हुआ। वे जानते थे कि विक्रांत देसाई प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्हें बिल्कुल कुछ भी नहीं पता होगा। वापस जाकर देखता हूं तुम्हारा क्या करता हूं। सुमित भट्ट लगभग पागल हो गए। हाँ, उपनिदेशक गुप्ता, अगर आपको नहीं पता तो समझ में आता है, कमल ने कहा, उनकी कलम तेजी से उनके हाथ में घूम रही थी क्योंकि वे रोहन मल्होत्रा को तीव्र नजरों से देख रहे थे। लेकिन अगर मुख्य योजनाकार को नहीं पता, तो मुझे लगता है कि आपको इस उद्योग में और काम नहीं करना चाहिए।
सही कहा, रोहन मल्होत्रा। अध्याय 9, डेटा विशेषज्ञ रोहन मल्होत्रा। सबकी नजरें रोहन मल्होत्रा पर थीं। शक, उपहास, दूसरों के दुख पर खुशी, सब कुछ सिवाय भरोसे के। उनके बॉस सुमित भट्ट से भी जरा सा भी भरोसा नहीं था। रोहन मल्होत्रा का चेहरा भावहीन था क्योंकि उन्होंने कमल वर्मा की ओर देखा। तुम योजनाकार हो, ये तुम्हारा प्रस्ताव है। अगर तुम्हें कुछ उद्योग डेटा के बारे में भी स्पष्टता नहीं है, कमल ने मुस्कुराते हुए सुमित भट्ट और विक्रांत देसाई की ओर देखा, ये स्वीकार्य नहीं होगा, है ना? विक्रांत देसाई का शरीर झटके से कांप उठा और उन्होंने रोहन मल्होत्रा को घूरा। श्री वर्मा ने सही सवाल पूछा है। रोहन मल्होत्रा, ये तुम्हारा प्रस्ताव है। मैंने तुमसे क्या कहा था? गंभीर बनो, सावधानी बरतो, हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखो। मैंने तुम्हें इतनी जिम्मेदारी दी, तुमने उसका क्या किया? क्या गड़बड़ है? सुमित भट्ट की नजरें सख्त हो गईं क्योंकि उन्होंने भी रोहन मल्होत्रा की ओर देखा। अजय वर्मा ने एक संक्षिप्त नजर चारों ओर घुमाई और फिर अपनी चाय की प्याली उठाकर चुपके से चाय का स्वाद लेने लगे। श्रीमती गुप्ता और उनकी महिला अधीनस्थ को अफसोस महसूस हुआ, उन्हें रोहन मल्होत्रा का अच्छा प्रभाव था। लेकिन सहानुभूति एक बात थी, उनके अपने लोग ही उन्हें कमजोर कर रहे थे, तो उनके लिए वकालत करने का कोई कारण नहीं था। प्रिया शर्मा ने कुछ नहीं कहा, उनकी नजरें रोहन मल्होत्रा पर थीं, जिसमें एक मुश्किल से छिपी हुई संतुष्टि फटने को तैयार थी। हर कोई पहले से गिर रही दीवार को धक्का देता है, लेकिन इससे भी ज्यादा उनके अपने लोग ही धक्का दे रहे थे। रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अगर यह पहले होता तो निश्चित रूप से एक बार फिर वही दोषी ठहराया जाता। रोहन मल्होत्रा के चेहरे पर मुस्कान उस व्यक्ति के लिए थी जो वह पहले था, नीच और असहाय, बिना सम्मान या विकल्प के। लेकिन अब मैं वह व्यक्ति नहीं रहा जो पहले था, मुझे तुम में से किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। रोहन मल्होत्रा की नजर धीरे धीरे उठी, हर व्यक्ति के चेहरे को एक ऐसी शांति के साथ स्कैन करते हुए जिसमें ठंडक थी, और यहां तक कि चुपके से उपहास का एक संकेत भी था। ये कैसी नजर है? यह क्या रवैया है? ये लड़का क्या करना चाहता है? सुमित भट्ट और विक्रांत देसाई ने गुस्से से देखा, रोहन मल्होत्रा की नजर से अपमानित महसूस करते हुए। रोहन मल्होत्रा ने उन्हें देखना बंद कर दिया, उनकी नजर अंततः कमल वर्मा के चेहरे पर टिक गई। तुम्हें डेटा समर्थन चाहिए? रोहन मल्होत्रा ने शांति से कहा, मैं तुम्हें डेटा दूंगा। रक्तकमल, मेरे लिए डेटा ढूंढो, रोहन मल्होत्रा ने आंतरिक रूप से फुसफुसाया। हाँ, मालिक। रक्तकमल की आवाज स्पष्ट और गूंजदार थी, भावनाहीन, फिर भी रोहन मल्होत्रा के लिए ये कमरे में किसी और की आवाज से 1000 गुना ज्यादा सुकून देने वाली थी। 2 सेकंड के विचार विमर्श के बाद रोहन मल्होत्रा के पास सारा डेटा था। पिछले 6 महीनों का डेटा पहले से ही प्रस्ताव में है, मुझे यकीन है कि श्री कमल वर्मा इससे वाकिफ हैं, रोहन मल्होत्रा ने शुरू किया, उनकी आवाज स्थिर और स्पष्ट थी। जहां तक पिछले 6 महीनों की बात है, आधिकारिक संस्थानों, विशाल डेटा और एक्स सर्वे के सर्वेक्षण रिपोर्ट्स के अनुसार, चलो ऑनलाइन मीडिया से शुरू करते हैं। हमारे उद्योग के विज्ञापन प्रचार, वीडियो विज्ञापन, स्पॉटलाइट टेक्स्ट विज्ञापन, फुल स्क्रीन विज्ञापन, इस शहर में उनकी ध्यान दरें जून से अक्टूबर तक लगातार बढ़ रही हैं, जिनकी वृद्धि दरें 0.5, 0.3, 0.1 हैं, जो नवंबर और दिसंबर में क्रमशः 53.5%, 43.8% और 39.2% पर चरम पर हैं। टैक्स चेन विज्ञापन, पोल विज्ञापन घट रहे हैं, 13.8%, 18.9% से, क्रमशः अवरोही दरों के साथ। रोहन मल्होत्रा ने बिना किसी सामग्री के परामर्श के बोला। हर महीना, हर अवधि, प्रत्येक सटीक डेटा, उन्होंने इसे आसानी से बता दिया। कमल वर्मा ने भौहें सिकोड़ लीं, जल्दी से टैबलेट स्क्रॉल करते हुए। उनके हाथ में डेटा एक्स सर्वे की आंतरिक जानकारी थी, जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। रोहन मल्होत्रा जैसे निचले स्तर के कर्मचारी की तो बात ही छोड़ दें। फिर भी जो भी डेटा मौजूद था, वह बिल्कुल मेल खाता था। कमल वर्मा हैरान थे कि रोहन मल्होत्रा ने जो भी एक्स सर्वे डेटा बताया, वह बिल्कुल सटीक था, कुछ तो उनके अपने दस्तावेजों में भी नहीं थे। यह असंभव है, ये सच नहीं हो सकता। कमल वर्मा की आंखें अविश्वास में गोल हो गईं। न केवल वे, बल्कि सभी ने अनजाने में प्रोजेक्शन की ओर देखा, रोहन मल्होत्रा की बयानी की तुलना करते हुए। एक भी चूक नहीं, एक भी गलती नहीं, ये बस अविश्वसनीय था। कमल वर्मा, सुमित भट्ट, विक्रांत देसाई, श्रीमती गुप्ता, प्रिया शर्मा और वह महिला अधीनस्थ, उनके चेहरे धीरे धीरे आश्चर्य से पूर्ण विस्मय में बदल गए, यहां तक कि अजय वर्मा ने अपनी प्याली रख दी और स्क्रीन को एकटक देखने लगे। उन्होंने इतना विस्तृत डेटा कैसे हासिल किया? नहीं, कोई पूरे साल का डेटा कैसे याद रख सकता है? हर कोई हैरानी से अवाक रह गया। ये बस विकृत है। रोहन मल्होत्रा और तेजी से बोलने लगे। शुरू में कमल वर्मा तुलना करने में मुश्किल से साथ दे पा रहे थे, लेकिन बाद में वे तुलना करने में असमर्थ हो गए क्योंकि रोहन मल्होत्रा की बोलने की गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। फिर भी उनकी सोच अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट थी और उनका विश्लेषण और भी शानदार था। पूरे कमरे में केवल एक आवाज थी, रोहन मल्होत्रा की आवाज।
डेटा था आश्चर्यजनक डेटा, लेकिन उन डेटा से निष्कर्ष निकालने की क्षमता और भी आश्चर्यजनक थी। अजय वर्मा की नज़र धीरे धीरे उत्साहपूर्ण हो गई, क्योंकि वे रोहन मल्होत्रा को ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने कोई खजाना पा लिया हो। यह आदमी निश्चित रूप से एक प्रतिभा था, नहीं एक जीनियस। ऐसी योजना को जरूर हासिल करना चाहिए, इसे छोटी सूर्या मीडिया में रखना बस इसे बर्बाद करना है। सुमित भट्ट और विक्रांत देसाई भी उत्साहित होने लगे। यह मामला सफल हो सकता है, और 10 लाख रुपए की विज्ञापन फीस आखिरकार उनकी पहुंच में लग रही थी। रोहन मल्होत्रा का एकल प्रदर्शन आखिरकार समाप्त हुआ, और कमल वर्मा और प्रिया शर्मा को छोड़कर कमरे में बाकी सभी ने विभिन्न डिग्री का झटका, प्रशंसा या सराहना दिखाई। डिंग डोंग। अचानक रोहन मल्होत्रा ने एक स्पष्ट घंटी जैसी आवाज सुनी। सूर्यवंश समूह की सहायक कंपनी की निवेश करने वाली कंपनियों की सहायता करें, वार्षिक प्रचार विश्लेषण पूरा करें, 5 अंक जोड़े गए। आपका वर्तमान स्कोर 5 अंक है और आप मैनेजर स्तर पर पदोन्नति से 95 अंक दूर हैं, रक्तकमल ने कहा। अंक प्राप्त किए। रोहन मल्होत्रा स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे पहली बार अंक तब स्कोर करेंगे जब वे अभी सूर्यवंश समूह में नहीं थे। कमल वर्मा का चेहरा बेहद उदास हो गया, उनकी आंखें हल्की लाल हो गईं क्योंकि वे डेटा को एक शब्द बोले बिना घूर रहे थे। अनिच्छा। वह अनिच्छुक थे। रोहन मल्होत्रा ने इस समस्या, इस कठिनाई को भी पूरी तरह से हल कर लिया था। वे अनिच्छुक थे। कमल वर्मा को लगा कि रोहन मल्होत्रा की ओर हर किसी की नजरें झटके और प्रशंसा से भरी थीं। ये वह नहीं चाहते थे, वे अपमान चाहते थे, रोहन मल्होत्रा का पूरी तरह अपमान। मेरे पास अभी भी कुछ सवाल हैं, कमल वर्मा ने चिल्लाया। कृपया, रोहन मल्होत्रा ने एक इशारा किया। प्रचार का दूसरा चरण। कमल वर्मा, अधीर होकर, पुराने योजनाकार ने बड़ी मेहनत से खोजे गए कई दोषों को एक के बाद एक तेजी से उठाया। रोहन मल्होत्रा स्थिर और शांत थे। यह मामला उनकी रचना थी, हर हिस्सा उनकी मेहनत और हर पहलू में सावधानीपूर्वक विचार को दर्शाता था। योजना में नहीं लिखे गए कई विवरण रोहन मल्होत्रा को नहीं रोक पाए। सवाल जवाब में आगे पीछे, रोहन मल्होत्रा शांत और अविचलित रहे। कमल वर्मा के माथे पर पसीने की बूंदें बनने लगी, उनकी आवाज जल्दबाजी भरी हो गई। रोहन मल्होत्रा, अपनी चर्चा में मग्न, ने योजना की सूक्ष्म कमियों को भी बताया और सर्वश्रेष्ठ सुझाव दिए। सुमित भट्ट और विक्रांत देसाई के चेहरे बिगड़ गए। वे पहलू थे जिनमें सुधार हो सकता था, लेकिन सुधार करने का मतलब उनकी खर्चों में काफी वृद्धि करना था। रोहन मल्होत्रा का चेहरा उनकी नापसंदगी को देखकर नहीं बदला, वे अंदर से प्रसन्न महसूस कर रहे थे। अगर तुम बेरहम हो, तो मेरा कोई कर्तव्य नहीं है कि मैं नेक बनूं। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि मैं न केवल तुम्हारे लिए दोष ले सकता हूं बल्कि तुम्हारे सिर फोड़कर खून भी निकाल सकता हूं। यह मामला मेरा है और मैं इसे निर्दोष बनाऊंगा। रोहन मल्होत्रा अकेले बोलते रहे। अजय वर्मा कोई मूर्ख नहीं थे। जैसे जैसे रोहन मल्होत्रा की योजना की पूर्णता बढ़ती गई, उनकी सुमित भट्ट की ओर देखने की नजर तेजी से ठंडी होती गई। चुप करो। आखिरकार कमल वर्मा, सुमित भट्ट और विक्रांत देसाई और नहीं रोक पाए, और तीनों ने एक साथ चिल्लाया। चिल्लाने के बाद तीनों ने एक दूसरे को आश्चर्य से देखा। योजना को गोली मारो। कमल वर्मा ने योजना को धड़ाम से पटक दिया, खड़े हो गए, उनका चेहरा गरजते बादल जैसा काला था, और रोहन मल्होत्रा की ओर उन्मादी रूप से इशारा करते हुए चिल्लाए, लड़के, कल तुमने मेरा अपमान किया, आज तुम ये सौदा, ये पैसा लेना चाहते हो, तो मेरे सामने घुटने टेको। अध्याय 10, हिलना मत। कमल वर्मा की दहाड़ ने वहां मौजूद सभी को चौंका दिया। तो ये बात थी कि दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी थी। विक्रांत देसाई और सुमित भट्ट के चेहरे बेहद बिगड़ गए, क्योंकि जो वे पहले पुराने परिचित समझ रहे थे, वह वास्तव में गहरी दुश्मनी निकली। और जिस व्यक्ति को उन्होंने नाराज किया था, वह अजय वर्मा का बेटा था। अजय वर्मा घमंडी थे और सबको नीचा देखते थे, लेकिन जो बात लोगों पर सबसे गहरी छाप छोड़ती थी, वह थी, वे अपने बेटे की जबरदस्त हिफाजत करते थे। अजय वर्मा का इकलौता बेटा उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी था। यह अफवाह थी कि युवा कमल वर्मा ने एक बार एक लग्जरी कार शोरूम में एक महंगी कार को खरोंच दिया था और कर्मचारियों ने उसे हिरासत में ले लिया था। अजय वर्मा मौके पर पहुंचे, न तो बातचीत करने और न ही मुआवजा देने के लिए, बल्कि उन्होंने धमकी दी कि वे सारी लग्जरी कारें खरीद लेंगे और फिर सभी शामिल कर्मचारियों को नौकरी से निकलवा दिया। फिर उन्होंने सारी कारों को मौके पर ही तोड़ फोड़ दिया। यह उस समय सनसनीखेज खबर थी। ये कहा जा सकता था कि अजय वर्मा के अलावा किसी को भी कमल वर्मा को तंग करने की इजाजत नहीं थी, जरा सा भी नहीं। सुमित भट्ट इस घटना के बारे में जानते थे और उनका चेहरा तुरंत राख की तरह हो गया। यह मुद्दा सिर्फ रोहन मल्होत्रा की व्यक्तिगत समस्या नहीं था। अगर अजय वर्मा ने सूर्या मीडिया से दुश्मनी ठान ली, ये सोचना भी असंभव था। ओह, क्या हो रहा है? अजय वर्मा का चेहरा अंधेरा हो गया, जैसे काले बादलों की एक परत ने उसे ढक लिया हो, और उन्होंने अपनी प्याली को मेज पर जोर से रखा, जिससे ज्यादातर चाय छलक गई। श्रीमती गुप्ता और उनकी महिला अधीनस्थ के चेहरे मृत्यु की तरह पीले पड़ गए, उनके शरीर हल्के से कांप रहे थे।
ये छोटा बदमाश, उसने कल दूसरों के साथ मिलकर मेरे पैसे ठगे और इसके अलावा वह मेरी औरत को लेकर भाग गया। कमल वर्मा ने गुस्से में दहाड़ा। उनके लिए काव्या वर्मा सिर्फ एक विजय का लक्ष्य थी और शिकार के भाग जाने के साथ हिसाब स्वाभाविक रूप से रोहन मल्होत्रा के सिर पर आया। बुरा हुआ, सुमित भट्ट को बहुत बेचैनी महसूस हुई। विक्रांत देसाई ने भी अजय वर्मा के बारे में कुछ अफवाहें सुनी थीं और उनका चेहरा तुरंत घबराहट में बदल गया। हा, तो तुमने मेरे बेटे को तंग किया है, जैसा कि अपेक्षित था। अजय वर्मा ने ठंडे स्वर में हंसते हुए सुमित की ओर देखा। सुमित, मुझे एक स्पष्टीकरण दो। सुमित भट्ट का शरीर झटके से कांप उठा। जो अपरिहार्य था वह आ गया। अगर अजय वर्मा ने सूर्या मीडिया से दुश्मनी ठान ली तो उनके पास अनगिनत तरीके थे जिनसे वे उन्हें जीने या मरने नहीं दे सकते थे। रोहन मल्होत्रा, आखिर हुआ क्या? सुमित भट्ट ने मेज पर थप्पड़ मारा और सख्ती से पूछा। कमाल है, तुमने युवा श्री वर्मा का अपमान करने की हिम्मत की और तुमने उनकी औरत के बारे में सोचने की भी हिम्मत की। विक्रांत देसाई गुस्से में लगभग उछल पड़े। क्या तुम युवा श्री वर्मा से माफी नहीं मांगोगे? माफी? कमल वर्मा हंसने लगे। क्या उन्हें इसकी जरूरत थी? उसे मेरे सामने घुटने टेकने दो। कमल वर्मा ने जमीन की ओर इशारा किया। घुटने टेको। प्रिया शर्मा, जो पास खड़ी थी, उसकी आंखों में रोमांच फूट पड़ा। रोहन मल्होत्रा को घुटने टेककर अपनी गलती मानने को मजबूर करना बहुत संतोषजनक था। कमल वर्मा जबरदस्त रूप से दबंग थे। घुटने टेकना। सुमित भट्ट और विक्रांत देसाई एक पल के लिए चौंक गए, लेकिन फिर उन्होंने अजय वर्मा का अंधेरा, आत्ममुग्ध हंसी वाला चेहरा देखा। सही है, युवा श्री वर्मा के सामने घुटने टेको और अगर वे उदारता से तुम्हें माफ कर दें तो हमारा सहयोग जारी रह सकता है। सुमित भट्ट ने तुरंत आग्रह किया, विक्रांत देसाई की ओर आंखों से इशारा करते हुए। रोहन मल्होत्रा, ये कंपनी का आदेश है, युवा श्री वर्मा के सामने घुटने टेको और माफी मांगो। विक्रांत देसाई ने भी चिल्लाया, यहां तक कि रोहन मल्होत्रा को आंखों से संकेत दिया। उन्हें विश्वास था कि रोहन मल्होत्रा समझ जाएगा और हमेशा की तरह सहयोग करेगा, चाहे कितना ही अनिच्छुक हो। किसी की छत के नीचे सिर झुकाना पड़ता है। बस एक घुटने टेकना, लाखों रुपए के सौदे के लिए। पैसे बनाम गर्व, गर्व की कीमत क्या है? एक व्यवसाय और योजना वाले व्यक्ति के लिए सम्मान की कीमत क्या है? रोहन मल्होत्रा ने सामने खड़े लोगों के समूह को भावहीन रूप से देखा, अपने नेताओं, अपने बॉस, अपने क्लाइंट्स को। ये लोग कैसे थे? अचानक रोहन मल्होत्रा हंसे। अगर मैंने नहीं किया तो? रोहन मल्होत्रा ने धीरे से पूछा। घुटने नहीं टेके। कमल वर्मा की आंखों में उत्साह और लाली दिखने लगी। वे जोश में थे। अगर रोहन मल्होत्रा इतनी आसानी से झुक जाता तो यह वास्तव में उन्हें निराश करता। तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम इंद्रपुर में घुल मिल नहीं पाओ। कमल वर्मा ने ठंडे स्वर में हंसा। हा, अच्छा कहा, यह अधिकारपूर्ण है। अजय वर्मा ने बिना छिपाए मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि सूर्या मीडिया भी अब लगभग खत्म हो चुकी है ना, श्री भट्ट? इन शब्दों पर सुमित भट्ट का शरीर कांप उठा। उन्होंने जबरदस्ती मुस्कुराया और अजय वर्मा की ओर देखा, लेकिन अजय वर्मा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह विशाल नेटवर्क और वित्तीय शक्ति वाला बड़ा बॉस कभी खाली बयान नहीं देता था। दोस्ताना ढंग से कहें तो वे दोस्त थे, लेकिन एक बार जब वे मुड़ गए तो दुश्मन बन गए। घुटने टेको। सुमित भट्ट चाहते थे कि वे रोहन मल्होत्रा की जगह खुद ले लें। उनका लहजा लगभग विनती जैसा था। श्री मल्होत्रा, कृपया कंपनी के लिए कर दो। ये बलिदान दो, यह इसके लायक है। इसके लायक। रोहन मल्होत्रा ने सुमित भट्ट को भावहीन रूप से देखा और आखिरकार धीरे धीरे खड़े हो गए। सुमित भट्ट और विक्रांत देसाई ने उन्हें एकटक देखा, उनकी आंखों में आशा और विनती थी। कमल वर्मा और प्रिया शर्मा ने रोहन मल्होत्रा को उत्साह के साथ देखा, जैसे कि वह अगले पल घुटने टेकने वाला हो। हालांकि उनकी निराशा के लिए रोहन मल्होत्रा ने घुटने टेकने की कोई हरकत नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और एक कार्ड निकाला, उसका सामने वाला हिस्सा दिखाते हुए। इसे पहचानते हो? रोहन मल्होत्रा ने चुपके से पूछा। उनकी नजर हर किसी पर से गुजरती हुई और अजय वर्मा की नजरों से मिली। सूर्यवंश समूह, एक पहचान पत्र। आने से पहले रोहन मल्होत्रा ने अपनी रिसर्च की थी। रक्तकमल ने समझाया था कि सूर्यवंश समूह के भीतर एक नियम था कि सूर्यवंश की सभी कंपनियां, सहायक कंपनियों और सूर्यवंश के निवेश वाली कंपनियों सहित, चाहे वे वर्तमान हो या संभावित, को तुरंत एक दस्तावेज प्रसारित किया जाएगा, जिसका सबसे महत्वपूर्ण पेज एक पैटर्न को पहचानना था। गरुड़ उड़ता है और शेर दहाड़ता है, केंद्र में सूर्यवंश का प्रतीक। ये पैटर्न पहचान का प्रतीक था, जो सूर्यवंश के व्यावसायिक साम्राज्य के भीतर अछूत सम्मान और शक्ति का प्रतीक था। इसका अपमान करना सूर्यवंश की कॉर्पोरेट संस्कृति का उल्लंघन करना और सूर्यवंश का दुश्मन बनना था। और अब वह पैटर्न रोहन मल्होत्रा के हाथ में था, या अधिक सटीक रूप से रोहन मल्होत्रा के हाथ में उस चौकोर कार्ड पर था। अजय वर्मा की आत्ममुग्ध मुस्कान अचानक उनके चेहरे पर जम गई और उनकी आंखों में झटका चमका। धीरे धीरे उनका पूरा चेहरा विकृत हो गया। सर्वोच्च स्वर्ण कार्ड, जिसे पर्याप्त रैंक के बिना किसी ने कभी नहीं देखा था, उनके हाथ में था। वह कौन था? सूर्यवंश समूह के सामने अजय वर्मा एक रेंगने वाले कीड़े से कम थे।
खरीदारी को न पूरा करना एक छोटी समस्या थी, लेकिन सूर्यवंश की सत्ता की उपेक्षा करना परिणाम सैकड़ों से हजारों गुना गंभीर हो सकते थे। अजय वर्मा का डर बिना छिपाए दिखाई दे रहा था। दुर्भाग्य से रोहन मल्होत्रा के अलावा जो उनके सामने था, किसी ने भी हमेशा घमंडी और दबंग श्री वर्मा को भूत की तरह पीला पड़ते नहीं देखा। रोहन मल्होत्रा भी अजय वर्मा में आए बदलाव से चुपके से चौंक गए थे, जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। यह क्या चीज है जो तुम पकड़े हो? कमल वर्मा के चेहरे पर अभी भी खतरनाक मुस्कान थी। पैसे देना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, मुझे पैसे की कमी नहीं है, मुझे कमी है एक बेटे की जो घुटने टेके। श्री वर्मा, अगर वह देना चाहता है तो आपको स्वीकार करना चाहिए। विक्रांत देसाई अचानक फिर से जोश में आ गए, आगे बढ़े और रोहन मल्होत्रा के हाथ में कार्ड की ओर हाथ बढ़ाया। खटाक, एक कड़क आवाज गूंजी, सफेद चीनी मिट्टी के टुकड़े हवा में उड़े, साथ में खून का एक छींटा था। विक्रांत देसाई की व्यंग्यात्मक मुस्कान अभी भी उनके चेहरे पर थी, उनकी आंखें पीछे की ओर लुढ़की और वे सीधे जमीन पर मुंह के बल गिर पड़े। सब लोग स्तब्ध रह गए, हैरानी में सिर घुमाया। कोई हिले नहीं। अजय वर्मा अभी भी प्याली फेंकने की मुद्रा में फटी हुई आवाज के साथ तीखी चीख मारी। लेकिन ये गौण महत्व का था, महत्वपूर्ण था वह नजर जो अजय वर्मा ने रोहन मल्होत्रा को दी। अत्यधिक आतंक, अत्यधिक चापलूसी।